Welcome and hello to Electron Physics classes. Physics with me. Learning the physics in simple manner. हमारा जो लास्ट आर्टिकल था that was for टेंशन फोर्सेस के साथ में हमने पुलिस को भी इंट्रोड्यूस करा और पुली को बताया पुली इज सपोज टू बी अ सिंपल मशीन. इट्स अ सिंपल मशीन एंड व्हाट डज दिस मशीन डू एंड हाउ डज दिस वर्क. So the simple machine basically works upon an idea. Which idea? To change the direction of the forces. It basically reduces the mechanical effort by increasing the mechanical advantages. So that's our idea. Tension forces के बारे में हमारा क्या डिस्कशन है that the tension is basically an interatomic force जो कब आती है, स्ट्रिंग्स में आती है, रोप्स में आती है, केबल्स में आती है. कब आती है? जब कोई स्ट्रेच फोर्स हो, जब कोई पुलिंग फोर्स हो, तो फिर स्ट्रिंग के अंदर, केबल के अंदर या रोप्स के अंदर ये फोर्स अपीयर होती है विच एक्ट्स टूवर्ड्स ईच अदर. इट्स लाइक अ न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स. और न्यूटन थर्ड लॉ फोर्सेस के बारे में हमारा क्या विषय है दैट दे ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज. ANR फोर्सेज होती हैं, कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं और उनको दिखाने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत होती है. इतने छोटे से समय में मैंने इतनी सारी बातें बोली जो कि हमें बता रही हैं कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स किस तरीके से शेप्ड अप है. हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए हैं, हमने इंटरनल फोर्सेस देखी हैं, हमने एक्सटर्नल फोर्स देखी है, हमने तीनों न्यूटन लॉस को एक साथ लगाने की तरीके देखे हैं. फिर हमने स्ट्रिंग्स देखी हैं, केबल्स देखी हैं, रोप्स देखी है, मासलेस स्ट्रिंग्स देखी है, आइडियल स्ट्रिंग देखी है, आइडियल पुली देखी है. व्हाट्स एन आइडियल पुली? एन आइडियल पुली इज सपोज टू बी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. ये सारी बातें, आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल पुली, ये किस लिए होती हैं? ये इसलिए होती हैं ताकि जो स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं उस स्ट्रिंग में हम टेंशन को हर जगह पे सेम वैल्यू का ले पाए. अब आप बोलोगे सर, आप सीधे बोल देते हैं कि सर हर जगह टेंशन सेम है. तो टेंशन इज अ फोर्स माय फ्रेंड्स. टेंशन इज अ फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर. इसका मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा. तो इसलिए मैं थोड़ी बात सोच समझ के बोल रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल है कि टेंशन का मैग्नीट्यूड पूरी स्ट्रिंग में सेम हो, बट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए. यस, यू अंडरस्टूड. The pulley can change the direction of the tension force also, despite कि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम हो. पर उसके लिए डू रिमेंबर कि हमने बहुत जुगाड़ करा हुआ है कि हमने पुली को मासलेस, फ्रिक्शनलेस रखा हुआ है, स्ट्रिंग को भी मासलेस रखा हुआ है. इस कंडीशन से हमें पूरी स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम मिलती है. एक बहुत ही पुराना सा आइडिया है हमारे पास कि हमारे पास एक बाल्टी है, बाल्टी का एक एंड हमने जो है उन्हीं बाल्टी का एक एंड हमने बाल्टी का जो है उसको हमने रस्सी से बांधा और रस्सी का दूसरा एंड जो है वो हमने हाथ में पकड़ा और बीच में पुली लगा दी. दिस इज एन आइडिया विच वी नो. और ये आइडिया क्यों था कि हम सीधे बाल्टी को उठाना नहीं चाहते थे और हम चाहते थे कि वो आराम से हम उसको धीरे धीरे पुल कर लें. क्या करें? धीरे धीरे पुल कर लें. ये बात भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई शायद कि अगर हम पुलिस को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा डिलेड एक्टिविटी हो जाती है पर फिर भी हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाता है, राइट. और अगर हम मल्टीपल पुलिस यूज करेंगे तो हमें बेहतर मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा. हाँ, तो सिस्टम की मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रोप थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बट द मैकेनिकल एडवांटेज विल ओवरशैडो ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो आज हमने क्या करना है, लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी छाप छोड़ी थी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज नोन एज एन आर्टवुड मशीन. इट्स जस्ट लाइक अ मशीन. देखो, जिसमें भी आपके पास पुली जिस भी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी वो बेसिकली एक मशीन बन जाएगी. पुली हम यूज ही इसलिए करते हैं मशीन्स को डिजाइन करने के लिए. एक स्पेशल काइंड ऑफ मशीन है जिसको हम एटवुड मशीन बोल रहे हैं और वो इस तरीके से दिखती है. इट्स अ वेरी सिंपल मशीन. इट्स अ वेरी सिंपल मशीन. जैसे हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं. दिस ब्लॉक इज हैविंग अ मास M2 फॉर एग्जांपल, इसका मास M1 है फॉर एग्जांपल, और वह एक ही स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे बांधे हुए हैं, M1 एंड M2. और वो स्ट्रिंग कैसी है फिलहाल के लिए वी आर टेलिंग दैट दिस इज सपोज टू बी एन आइडियल स्ट्रिंग. आइडियल स्ट्रिंग के दो रूप होते हैं. एक क्या होता है, मासलेस, नेग्लिजिबल मास, और सेकंड क्या होता है, इनएक्सटेंसिबिलिटी, मतलब उसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है. एंड इस पर्टिकुलर पुली ओवर देयर इज वंस अगेन एन आइडियल पुली. और आइडियल पुली के दोनों रूप मैंने आपको रिवाइज करा चुका हूँ. इट इज मासलेस एंड व्हाट, फ्रिक्शनलेस, ताकि 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 क्या हो, ताकि क्या हो कि ये वाली जो स्ट्रिंग है और ये वाली जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो एक ही है. द लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड द राइट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी हैविंग द सेम टेंशन फोर्स. So this is having the same tension force, this is having the same tension force. और वैसे टेंशन फोर्स हमेशा पेयर में लगती है. तो इनके पेयर भी होंगे. सो मैंने ग्रीन से बनाए हैं, दीज आर द पेयर्स ऑफ इट. पर ये इन ब्लॉक्स पे नहीं लगेंगे. ये जो दोनों ग्रीन फोर्सेस मैंने लगाई हैं ये पुली के ऊपर दिखेंगी.
पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे. So that's T, T and T. So if I construct the free body of the pulley first of all, so free body of the pulley पे एक ये फोर्स T ग्रीन वाले नीचे आ रही है, एक ये T ग्रीन वाले नीचे आ रही है, फ्री बॉडी ऑफ द पुली है. That's FBD ऑफ द पुली. अब ऐसा अगर होगा तो ट्वाइस ऑफ T से पुली तो नीचे गिर जाएगी. इसका मतलब उसको ऊपर रोकने के लिए, क्योंकि पुली तो टंगी हुई है, स्टैटिक है, तो हमने क्लैंप लगाया हुआ है. सो दिस इज सपोज टू बी द क्लैंप व्हिच वी हैव प्रोवाइडेड वर्टिकली. सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से देखो ये सपोर्ट है ना, देख रहे हैं ना, स्क्रूज दिख रहे हैं, उसके ऊपर सपोर्ट लगा हुआ है. तो भाई वो भी तो खिंचेगा, तो उसमें भी टेंशन आएगी. दैट इज सपोज टू बी द टेंशन व्हिच इज सपोज टू बी जनरेटेड इन दैट क्लैंप आल्सो. यहाँ भी आएगी. और हमेशा टेंशन कैसे आती है? टुवर्ड्स ईच अदर. तो यहाँ भी वो टेंशन आएगी. तो इस पुली पे उसका एक पार्ट लग जाएगा और बाकी जो सीलिंग है उस पर उसका दूसरा पार्ट लग जाएगा. राइट, लाइक दिस. तो इसको मैं टी नॉट लिख दूँ, इसको टी नॉट लिख दूँ, लाइक दिस. तो फ्री बॉडी चेंज हो गई. अब ये फ्री बॉडी ये किसकी बन गई? ये सपोर्ट की बन गई. ये सपोर्ट पे क्या हो रहा है? और सपोर्ट के ऊपर पुल लग रहा है नीचे की तरफ. तो सपोर्ट जो है वो भी अपने ऊपर एक फोर्स को जनरेट कर लेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स है ना, इनर्शिया की वजह से. वो रुकना चाहता है, आप उसको नीचे खींचना चाहते हैं, ज्यादा वजन होगा नीचे तो छत नीचे आ जाएगी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स. सो दिस इज व्हाट बेसिकली दैट इज अ फोर्स ऑन द क्लैंप. तो फोर्स ऑन द क्लैंप क्यों आ रहा है? द फोर्स ऑन द क्लैंप इज बिकमिंग बिकॉज ऑफ द टी नॉट. इस फ्री बॉडी से ये समझ में आ रहा है ना कि छत के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रही है तो क्यों लग रही है? क्योंकि नीचे आपने को टांगा हुआ है, तो उससे खिंचाव आ रहा है. उस खिंचाव की वैल्यू कितनी है? टी नॉट है. और वो टी नॉट किसके बराबर है? वो इसकी फ्री बॉडी से मिल रही है. किसकी? पुली की फ्री बॉडी से. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द टी नॉट? दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी, जितनी स्ट्रिंग में टेंशन है. अब टेंशन की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे. तो ये है हायरार्की कि सबसे पहले तो ऊपर से कनेक्टेड है तो फोर्स तो क्लैंप पर आएगी. और क्लैंप पे जो फोर्स आ रही है वो किससे आ रही है? पुली में जो स्ट्रिंग लगी है, क्लैंप लगा है, उसमें जितनी खिंचाव, जितनी टेंशन आ रही है, और उसमें जितनी टेंशन है वो इस स्ट्रिंग की वजह से आ रही है कि स्ट्रिंग के एंड पे दो ब्लॉक्स टंगे है ना. देखा, समझ में आ रही है ना? कनेक्टिविटी, कनेक्टेड मोशन है. इस आर्टिकल अगेन ऑफ द कनेक्टेड मोशन. और अब हमने क्या करना है? इस टेंशन को एवेल्युएट करना है. तो अल्टीमेटली क्लैंप के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो आपको पता होना चाहिए. पंखा टांगने से पहले पता होना चाहिए कि जो कुंडा है वो स्ट्रांग है कि नहीं है. पता चले पंखा ही नीचे गिर जाए. ओके, सो दैट्स आवर एटवुड मशीन व्हिच इज देयर. तो उसके अंदर अब होगा क्या? कनेक्टेड मोशन है भाई, कनेक्टेड मोशन है. तो क्या होगा? देखो, ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ आएगा तो कनेक्शन की वजह से ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा. बोलो क्यों? बोलो क्यों? तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है. इट्स वेरी सिंपल. कि देखो ये एक इंस्टेंट का डायग्राम है. दिस इज डायग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. बन गया? वेरी गुड. और अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे आ गया मान लो. तो क्या होगा? स्ट्रिंग में यहां पे इंक्रीमेंट होगी. दैट्स एन इंक्रीमेंट इन द स्ट्रिंग राइट साइड. तो ये वाला ब्लॉक साथ में ऊपर चला जाएगा. सो देयर इज अ डिक्रीमेंट इन द स्ट्रिंग लेंथ ओवर हियर. राइट, तो दैट्स अ डिक्रीमेंट इन द स्ट्रिंग लेंथ ओवर हियर. सो राइट साइड पे स्ट्रिंग की लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. और लेफ्ट साइड पे क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. सो ये अमाउंट ऑफ इंक्रीज, अगर मैं इसको डेल्टा वाई लिखूं, और ये अमाउंट ऑफ डिक्रीज जो डेल्टा वाई है वो सेम आएगा. तो अगर मैं इसको प्लस लिख देता हूं तो ये माइनस हो जाएगा. तो ओवरऑल चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी? जीरो. तो ओवरऑल स्ट्रिंग की जितनी लेंथ थी उसके अंदर एक तरफ इंक्रीमेंट आ गया, एक तरफ डिक्रीमेंट आ गया. तो ओवरऑल स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम ही रहेगी. एंड दैट्स व्हाट द आइडिया ऑफ द स्ट्रिंग इज, इनएक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रिंग. तो उतने टाइम में जितनी डिस्प्लेसमेंट M2 ब्लॉक की नीचे है उतनी M1 की ऊपर है. इसका मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है? सेम है. ना 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 ना, करेक्शन, प्लस और माइनस लिखा ना मैंने. तो इसका मतलब दोनों की स्पीड सेम है. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा डी सेम आएगा, पर डायरेक्शन का चेंज है. और इस वजह से दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट है, सेम नहीं है, ऑपोजिट है. स्पीड सेम है. सो इट इज मूविंग डाउन विद अ वेलोसिटी v एंड इट इज मूविंग अप विद द वेलोसिटी v, है ना. स्पीड दोनों की सेम है. और फिर उतने ही समय में जो एक्सेलरेशन होगी, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो, है ना, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो फिर क्या होगा? क्योंकि फोर्सेस तो लग रही हैं दोनों के ऊपर. ऐसा तो है नहीं कि M2 पे फोर्स नहीं लग रही. M2 पे फोर्स लग रही है ना, जो कि उसकी फ्री बॉडी में दिखेगी. तो इसका मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन आएगी और फिर M1 में भी आएगी.
सो जो m2 है वो नीचे आएगा कितनी एक्सेलरेशन से, a से, और जो m1 है वो ऊपर जाएगा कितनी एक्सेलरेशन से, a से। अच्छा, तो दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितनी आएगी, सेम आएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितनी आएगी, सेम आएगी, कनेक्टेड है ना। कि जितना डिस्प्लेसमेंट इसके नीचे इतनी इसके ऊपर, जितनी वेलोसिटी चेंज इसका नीचे उतना वेलोसिटी चेंज इसका ऊपर, तो जितनी एक्सेलरेशन इसके नीचे उतनी एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड इसके ऊपर। करेक्ट। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है, कनेक्टेड मोशन है। और उसका सारा बेस रीजन क्या है, द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। सो दिस इज काइंड ऑफ अ कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या है ये, फिर से कंस्ट्रेंट है, एक कंस्ट्रेंट रिलेशन है किसके बीच में, दोनों ब्लॉक्स के मोशन के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन है। ओके, तो एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, कंस्ट्रेंट रिलेशन है। सो हालांकि अब इसके ऊपर हम ऐसा बोलेंगे सर ये तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है आज की डेट में, पर कंस्ट्रेंट है। तो हो सकता है कि फ्यूचर किसी क्वेश्चन में, शायद आज ही के लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑब्वियस ना हो, अभी ऑब्वियस है कि नीचे जा रही है ऊपर जाएगा, और हो सकता है फ्यूचर में अभी जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑब्वियस ना हो, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन एज अ टॉपिक जरूर यूज हो जाएगा, और उसके अंदर फीचर हम यूज कर सकते हैं, इनएक्सटेंसिबिलिटी। ओके, चलो अब हमें दो बातें क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है और टेंशन दोनों साइड पे सेम है। एक बहुत ही मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन होता तो ऐसा होता है कि दोनों एक्सेलरेशन डिफरेंट होती और फिर स्ट्रिंग में टेंशन भी चेंज हो जाती, तो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे इजी हो गया, यहाँ पे दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम और टेंशन की वैल्यू सेम, तो हम ये क्वेश्चन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमने कर लिया भाई इसको, इस पे m1g नीचे लग रही है और इस पर टेंशन ऊपर लग रही है, ये इसकी फ्री बॉडी तैयार हो गई है, दिस इज द फ्री बॉडी ऑफ दिस ब्लॉक। और ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से, a से। ये इसकी फ्री बॉडी तैयार होगी, तो अगर ये इसकी फ्री बॉडी तैयार होगी तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब mg जो है वो टेंशन से ज्यादा होगी, तभी तो नीचे जाएगा। सो द इक्वेशन शुड बी m1 इंटू जी माइनस ऑफ टी एज इक्वल टू m1 इंटू ए, ये इसकी एक्सेलरेशन आ गई। और अगर हम m2 की बात करते हैं तो m2 पे भी टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं इसको, इसका वेट कहाँ लग रहा है, नीचे, तो ये इसकी फ्री बॉडी तैयार हो जाती है, दिस इज अ फ्री बॉडी ऑफ दिस ब्लॉक। और ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये फर्क है, विद द सेम एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड, पर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो भैया अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब जो टी की वैल्यू है वो आपकी m2g से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि टी की वैल्यू जो है वो क्या है, m2g से ज्यादा होनी चाहिए। तो टी की वैल्यू कम है m1g से और टी की वैल्यू ज्यादा है m2g से। ये कनेक्शन है दोनों के बीच में, रोप है ना कनेक्शन बेसिकली, और रोप क्या होती है, एजेंट होती है, एजेंट के अंदर क्या है, टेंशन। सो दैट्स अ कनेक्टिविटी बिटवीन m1 एंड m2, राइट। सो बीच में है उसकी वैल्यू, m1 और m2g के बीच में टेंशन की, जो भी आंसर आएगा आपका टेंशन का वो इन दोनों के बीच में होगा, ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। चलो, तो अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, m2 वाले की ऊपर जा रहा है, इसकी नेट फोर्स ऊपर लग रही है, और दैट्स t माइनस ऑफ m2 इंटू जी। टी कहाँ लग रही है, ऊपर, और m2g कहाँ पे, नीचे, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, t ऊपर है, m2g नीचे, ऊपर जा रहा है, इज इक्वल टू द मास ऑफ दिस फ्री बॉडी। इस फ्री बॉडी का मास कितना है, m2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, राइट। सो दो अलग अलग फ्री बॉडी बन गई है, एक बार आप दोबारा से देख लो, फ्री बॉडीज बिल्कुल क्लियरली दिखा रही हैं। ये किधर जा रहा है, ये m1 लिया हुआ है हमने और ये m2 लिया हुआ। सो ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, और ये जा रहा है ऊपर विद एन एक्सेलरेशन है। सो द इक्वेशंस आर वेरी सिंपल फॉर दिस, रिपीट करके दिखा रहा हूँ, दैट इज mg माइनस ऑफ t इक्वल टू m1 इंटू y, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर हम इसकी इक्वेशन बना रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सो दैट इज t माइनस m2g एज इक्वल टू m2 इंटू a। सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, है ना, सिंपल हो गया, हमने टेंशन सेम रखी है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रखा है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, t कैंसिल हो गया। सो वी हैव m1 माइनस m2 इंटू g एज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो इससे मुझे एक्सेलरेशन मिल जाती है एज अ डिफरेंस इन द मासेस एंड अपॉन द एडिशन ऑफ द मासेस एंड इंटू g। That's the way we can also remember this particular result if you wish to। नहीं तो आप उसी समय कैलकुलेट कर सकते हैं, if you wish to still, कि आप इसको याद रखें, that's an important kind of a result। So difference in the masses upon addition of the masses, m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g। अब देखो a की वैल्यू तो मिल गई, अब दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन। सो लेट्स कैलकुलेट द टेंशन, कहाँ से, वो देखो ये सेकेंड वाली इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी हैव t एज इक्वल टू m2g प्लस m2a, राइट। सेकेंड इक्वेशन से मैंने इवेल्युएट करने की सोची है, तो मैं कर ही लूंगा कैलकुलेट, फिर सोच लिया तो। सो दैट्स m2 इंटू जी प्लस ए कितना है,
m1 minus m2 into g divided by m1 plus m2. So m2 तो बाहर कॉमन है, g भी कॉमन आ जाता है. That becomes m1 plus m2 plus m1 minus m2. सिंपल एलसीएम है, आप अपने आप भी कर सकते हैं क्वेश्चन को. m2 एंड m2 केस कैंसल्ड है, क्या बच गया यहाँ से? ट्वाइस ऑफ m1 यहाँ से मिल जाता है हमें, ट्वाइस ऑफ m1. So the result works upon a twice of m1 into m2 into g upon m1 plus m2. So that's the value for the tension in the right part of the string as well as in the left part of the string. That's twice of the product of the masses upon the addition of the masses into g. Repeating once again, twice the product of the masses upon the addition of the masses into g. Any particular time अगर क्वेश्चन आपको वेट्स के रूप में क्वेश्चन देता है, वेट के रूप में, अभी तो मासेस दिए हैं, अगर आपको वेट दिया जाता है तो पहले वाले का जो वेट होगा W1 दैट विल बी बेसिकली m1 इंटू जी, और दूसरे का वेट कितना होगा m2 इंटू जी. कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है. वी शुड बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. सो सी दिस, दैट इज 2m1 इंटू जी इंटू m2. अब जी तो है ही नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो मैंने क्या करा, ऊपर नीचे एक एक्स्ट्रा जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी एक्स्ट्रा जी से. कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, कोई नुकसान तो है नहीं, पर मेरा आंसर डेवलप हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ द वेट. एंड द वैल्यू फॉर द टी विल बी ट्वाइस ऑफ W1, ये W1 हो गया, into W2, the second term becomes W2 divided by W1 plus W2. That becomes expression for the tension in the terms of the weight. कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बवंडर मच गया, कुछ नया कुछ हो गया. इट्स एग्जैक्टली द सेम. बस यही है कि इसमें अब आपने पास एक G था, वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया. दैट्स ऑल. द क्वेश्चन इज गिवन ऑफ द वेट्स, आपको G यूज नहीं करना, ध्यान रखिएगा. चलो टेंशन आ गई, अब क्या करें? अब चलो ऊपर चलते हैं. फिर जो मेन मुद्दा था वहां जाते हैं. मेन मुद्दा क्या था? आपको ना कुंडा टांगना है ऊपर, हुक टांगना है, आपने क्लैंप लगाना है. तो क्लैंप कितना ताकतवर हो ये आपको बताना था, तो बता दिया आपने. देखो आपने यहाँ से टी नॉट की वैल्यू निकाल लोगे. सर टी नॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी. टी तो हम निकाल चुके हैं, कितना? ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज इनटू जी अपॉन m1 प्लस m2. सो कितना हो गया? दैट इज 4m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2. सिंपल डबल हो गया जो भी थी, वो तो फ्री बॉडी से दिख रहा है आपको. तो ये आपको टी नॉट हो गया, और टी नॉट क्या है? दैट्स अ फोर्स ऑन द क्लैंप. सो इन शॉर्ट द फोर्स ऑन द क्लैंप या फिर फोर्स ऑन द सपोर्ट है ना, कितना है? ओ वी हैव गॉट दिस, दैट इज 4m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2. जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी है? 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2. और ऊपर जो क्लैंप है उस पर टेंशन कितनी है? डबल आ रही है. देखो ये टी और ये टी, तो ऊपर वाले पे कितनी आ रही है? टी नॉट डबल हो रही है. आसान सा हो गया है ना. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4w1 w2 अपॉन w1 प्लस w2, जी को ऊपर नीचे एडजस्ट करके. ये हमारा आइडिया है, ये हमारा आइडिया है किसका? एटवुड मशीन का. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. सो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको दे दिए हैं फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, डिफरेंस इन द मासेज अपॉन एडिशन ऑफ द मासेज इनटू जी. देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑन द राइट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग सेम आएगी. अगर फ्यूचर में आएगा रोटेशन के चैप्टर में पुली का मास होगा, जब पुली का मास आएगा तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे टेंशन की वैल्यू सेम नहीं आएगी. या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, एडवांस में आता है कि फ्रिक्शन में पुली है, उल्टा बोलिए, पुली में फ्रिक्शन है. सो अगर पुली में फ्रिक्शन है तो फिर से राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे टेंशन सेम नहीं आएगी. फिलहाल के लिए हमने जीवन सोखा कर रखा है कि जो सारी कंडीशन है हमने आइडियल बनाई है, उससे राइट साइड ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन की वैल्यू सेम आ रही है. क्लियर है? और इसका मतलब हमने रोटेशन ऑफ द पुली पर ध्यान नहीं लगाया. दोबारा बोलूंगा, रोटेशन ऑफ द पुली के ऊपर हमने ध्यान नहीं लगाया. सो वी हैव नेग्लेक्टेड द रोटेशन ऑफ द पुली. अब ऐसा तो है नहीं ना प्रैक्टिकली कि पुली रोटेट नहीं करेगी, करेगी, पर हमने अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया है, तो इसलिए हमने टेंशन सेम ले ली. ठीक है. सो इट्स अ माइल्डर वर्जन ऑफ एन एक्चुअल सिनेरियो. दोबारा से, इट्स अ माइल्डर और एन आइडियल वर्जन ऑफ एन एक्चुअल सिनेरियो. हमें बहुत मजा आता है आइडियलिस्टिक कंडीशन को समझने में. आइडियलिस्टिक कंडीशन है, ईजी कंडीशन है. रिजल्ट आ चुके हैं आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने है. ठीक है ना. तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या है. हमें बताया वही कि एक एटवुड मशीन है. चलो अब एटवुड मशीन कैसे दिखती है, क्या होती है, ये अपने को पता चल गया है. धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं ना. पहले एक स्ट्रिंग होती थी, फिर एक अलग से पुली होती थी, फिर ब्लॉक्स होते थे, सारा कुछ मिक्स होना शुरू हो गया. क्वेश्चन फ्रेम अप होना शुरू हो गया. 2 मासेज आर अटैच्ड, दिखा है आपको, दिख रहा है राइट साइड. एक 5 किलो का है, एक 2 किलो का है. सो वेरी फाइन. ये 5 kg रख लो, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगी 5 इंटू जी. देखो मैं जी को ना 10 ले रहा हूँ पहले से. ओके फाइन, ठीक केवल मान लेता हूँ. सो एम जी नीचे लग जाएगी, दैट विल बी 50. और ये 2 kg मान लो, तो इस पे नीचे 20 लग जाएगी, है ना. उल्टा भी ले सकते हो आप,
है ना, कि इधर वाला 5 kg ले लो, उधर वाला 2 kg ले लो, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, है ना, करेक्ट है ना। अब नेचुरल से बात है कि 5 kg वाला नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि हैवियर मास है। अब इसमें तो कॉमन सेंस है, अब इसके अंदर कोई पढ़ाना थोड़ी है। तो ये वाला नीचे की तरफ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन है, और ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन है। तो अगर मुझे फॉर्मूला नहीं याद था तो भी मैं कर लूँगा। अच्छा, मैं सीधा नहीं कर सकता क्या? मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधे निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ ना, नेट फोर्स अपॉन नेट मास से निकाल सकता हूँ। तो जो टेंशन है वो तो इंटरनल है, टेंशन तो इंटरनल है ना, तो मैं सीधे ऐसे निकाल सकता हूँ 50, ये एक्सटर्नल फोर्सेज है 50 और 20, 50 इधर से खींच रही है, 20 इधर से खींच रही है, तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों? नेट फोर्स इधर लगेगी, क्योंकि 50 इधर खींच रही है और 20 इधर खींचने की कोशिश कर रही है, बट अल्टीमेटली होगा क्या? ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगी, तो 50 माइनस 20 आ जाएगा, और दैट शुड बी 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास, दैट इज 5 + 2, ये आ जाएगा। अब फॉर्मूला में डाल के देख लो, सही में आएगा, या फिर अभी क्वेश्चन बना लो, अभी क्वेश्चन बना लो, तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं ना। इसमें टेंशन कहाँ आ रही है? ऊपर आ रही है, इसमें भी कहाँ आ रही है? ऊपर आ रही है। तो पहले ए की फ्री बॉडी में 50 माइनस टी, क्योंकि भाई नीचे जा रहा है ना ये, तो 50 टेंशन से ज़्यादा होगी, तो 50 इज सपोज टू बी मोर देन टेंशन, सो 50 माइनस टी शुड बी इक्वल टू 5 × इसकी इक्वेशन बन गई। एंड व्हाट अबाउट अ 2 kg ब्लॉक? वो तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन है वो 20 से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी तो वो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, क्योंकि नीचे तो वेट खींच रहा है ना, स्ट्रिंग काट तो नीचे गिरेगा ना, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, तो टेंशन ही ऊपर लेके जा रही है ना। अगर वो रोप नहीं होती तो ऊपर थोड़ी जा सकता है, तब तो नीचे ही जाता है एप्पल की तरह। सो दैट शुड बी t माइनस ऑफ 20 एज इक्वल टू 2 × ए। अगर मुझे फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर मैं ये कर सकता हूँ, मुश्किल नहीं आएगी मेरे को। सो ऐड करते हैं, t कैंसिल हो गया, 50 माइनस 20 30 हो गया, दैट बिकम 5 + 2 7 × ए। मैंने सीधे भी बता दिया था। सो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 30/7 आ रही है, 30/7 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब आप टी की वैल्यू चेक कर लो किसी भी क्वेश्चन से, तो इसमें से ढूंढ लो, दैट इज इक्वल टू 20 + 2 × ए। तो मेरे को फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, मैं देन एंड देयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। सो दैट्स 20 + 2 × ए, तो ए कितना है? 30/7, है ना। सो 7 × 20 140 + 60/7 कितना हो गया? 200/7। सो दैट बिकम 200/7 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर अटेंशन। How much? That's 200/7 newtons is the value. अच्छा भाई चेक करके देखते हो ये 200/7 होता कितना? 7 दूनी 14, 60, 7 8 जा 50, 640, तो 7 5 35, so 28.5 न्यूटन इज वैल्यू। तो बिल्कुल सही आ रहा है। देखो ये जो टेंशन की वैल्यू आ रही है ये 20 से ज़्यादा आ रही है और 50 से कम आ रही है। बात मैंने पहले आपको सिखा दी थी। कई बार ऑप्शन इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट बी स्मार्टर, है ना, यू मस्ट बी स्मार्टर इनफ फॉर एवरी टाइम। और सारी बातें आपको किताबों में नहीं मिलती हैं, यू विल नॉट गेट एवरीथिंग ओवर देयर। ये कुछ सेल्फ जनरेटेड ट्रिक्स भी है मेरी, है ना, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि टी की वैल्यू क्या होगी? m1g और m2g के बीच में आएगी, है ना, बढ़िया बात। सो हमने कर लिया क्वेश्चन ऑलमोस्ट। व्हाट इज एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग वो भी हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग भी बात है, वो सेकेंड पार्ट में दिया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द ब्लॉक ए टू फॉल 2 मीटर? अब ये फ्री फॉल में नहीं है भाई, ये फ्री फॉल में बिल्कुल भी नहीं है। सो 2 मीटर, कितना? 2 मीटर। भाई सही बात है, ए ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है निकाल लिया आपने। कितनी निकाली अभी? पीछे देखो, मैं तो भूल गया। कितनी है? 30/7 है। कितनी है? 30/7। सो एक्सेलरेशन है 30/7 और कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो लगा लो भाई s इक्वल टू ut + ½ AT²। आपने इसको रिलीज करा था तो इनिशियल स्पीड तो 0 थी, तो u की वैल्यू 0 है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? ½ × AT²। GT² मत लगा देना गलती से, फ्री फॉल में नहीं है। इस कनेक्टेड मोशन, एक्टिव मशीन एज अ स्पेसिफिक एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू ½ × AT²। सो ½ × 30/7 × t²। t² कितना हो गया? t² कितना हो गया? दैट इज इक्वल, अच्छा अगर टाइम गिवन होता, ये तो उल्टा है। हमें तो क्या निकालना है? टाइम निकालना है। सो इंटू t², और हमें s की वैल्यू गिवन है। s की वैल्यू कितनी है हमारे को? 2 मीटर गिवन है। सो 2 इक्वल टू ½ × 30/7 × t²। दैट्स इट, सॉल्व इट। सो t कितना हो गया यहाँ से? t² बिकम्स एज 4, या इसे कैंसिल कर लो, ये 15 हो जाएगा। सो दैट्स 14/15 ऐसे आ रहा है। 7 दूनी 14/15, 14/15। रूट ले लो फिर इसका, टी की वैल्यू आ जाएगी आपको √14/15, 1 सेकेंड के आसपास आ जाएगी, थोड़ा कम होगी,
0.96 0.97 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा फॉर द वैल्यू फॉर द टाइम। सो क्या देखा आपने ये देखा कि हम तुरंत एक डायनामिक्स के क्वेश्चन से काइनेमेटिक्स पे जा सकते हैं। फाइनली इक्वेशन ऑफ द मोशन आ गई। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो आप इक्वेशन ऑफ द मोशन को अप्लाई कर सकते थे। आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रही है एक ब्लॉक के लिए। अगर पूरे सिस्टम के लिए देख रहे हो तो एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, बेसिकली डायरेक्शन चेंज है। लेकिन एक ब्लॉक के लिए तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वो नीचे ही जा रहा है और वैल्यू भी सेम है। इक्वेशन ऑफ द मोशन के एनी टाइम भी अप्लाइड। इनिशियल स्पीड 0 थी, रेस्ट से उसका मोशन है कितना नीचे गया 2 मीटर, एक्सेलरेशन पता थी, टाइम की वैल्यू निकाल लो। और या और कोई आप क्वांटिटी भी बता सकते हो, ये पूछ सकते हो कि भाई 2 मीटर के बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी, वो निकाल दो। क्योंकि रेस्ट से तो आप नीचे फॉल कर रहे, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो वो निकाल दो। स्पीड बी की भी इंक्रीज होगी क्योंकि वो भी एक्सेलरेट कर रहा है, पर वो ऊपर की तरफ कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसकी कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोनों की स्पीड एक इंस्टेंट पे सेम ही है, तो दोनों की इंक्रीज होगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड वी ब्रिंग अपॉन अनदर वन विद अस। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। हमारे पास अब 2 स्ट्रिंग्स हैं। कितनी है? 2 स्ट्रिंग्स है, 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। तो जब तक स्ट्रिंग सेम होगी, दोबारा से बोल रहा हूं, जब तक स्ट्रिंग सेम होगी तो टेंशन की वैल्यू आप सेम रख सकते हैं। अगर सब कुछ आइडियलिस्टिक चल रहा है, सब कुछ आइडियलिस्टिक का मतलब है पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, स्ट्रिंग जो है वो क्या है, मासलेस है, तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना। तो इधर भी टेंशन है टी और इधर भी टेंशन है टी, ये सेम चलेगा। लेकिन इसमें टेंशन बदल जाएगी क्योंकि डिफरेंट स्ट्रिंग आ गई है। तो लॉजिकल है ना, जब तक सेम स्ट्रिंग है टेंशन की वैल्यू सेम हो सकती है, वो भी तभी जब आइडियल कंडीशन है, और डिफरेंट स्ट्रिंग तो टेंशन की वैल्यू डिफरेंट आ गई। ये चेंज है क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। ये तो कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द 4 kg ब्लॉक बताओ, तो सभी की सेम है, तो सभी की सेम है ना, सारा कनेक्टेड मोशन है। ये अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैंने दिमाग क्या लगाया कि फिलहाल के लिए ऐसा नहीं कर लें कि हम राइट साइड पे 4 kg मान लें और लेफ्ट साइड पे 3 kg मान लें, 2 kg एंड 1 kg। अब 2 kg और 1 kg के बीच में T1 लग रही है, पर अगर हम उनको दोनों को एक ही मान ले तो T1 तो सिस्टम के लिए तो गायब हो जाएगी, है ना। सो फिर ये आउटपुट मशीन जैसा क्वेश्चन बन जाएगा कि राइट साइड 4 है, लेफ्ट साइड 3 है। तो हम इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, m2 माइनस m1, सो 4 माइनस 3 अपॉन m2 प्लस m1 एंड इनटू जी। जी की वैल्यू देख लो कितनी की बना, नहीं की बना, मैं ले लेता हूँ 10। सो दैट्स 10। आप चाहो तो 9.8 ले सकते हो, तो मैं 9.8 ले लेता हूँ। चलो इस बार 9.8 ले लेता हूँ। सो दैट्स इनटू जी, तो जी की वैल्यू कितनी है 9.8। ओके, तो अब देख लेते हैं 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 1/7 इंटू 9.8। अब कुछ कैंसिल है क्या? अच्छा 14,798 तो नहीं होता, अच्छा 717, अच्छा यही होता है। सो 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। दैट्स अ वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। क्या लगाया मैंने इस बार? m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। ए आ गई, इस सबकी है, 4 kg की भी, 2 kg की भी, 1 kg की भी, सबकी कितनी एक्सेलरेशन है 1.4। डायरेक्शन डिफरेंट है, 4 kg वाला नीचे जा रहा है और 1 और 2 kg वाले दोनों ऊपर जा रहे हैं। क्लियर? ये नीचे जा रहा है 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं कितने से 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वेरी वेल डन, एक पार्ट तो हो गया। टेंशन सपोर्टिंग द 4 kg ब्लॉक, मतलब इसमें टी निकालना है, तो फॉर्मूला बना चुका हूं मैं। अच्छा पुराना क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कैसे कराया, क्वेश्चन बना के ये फॉर्मूला बेस करा रहा हूँ। सो टी कितना है, ट्वाइस ऑफ m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। सो निकाल लो। सो दैट इज 2 इंटू 4 इंटू 3, राइट साइड पे 4 मास है, लेफ्ट साइड पे 3 मास है। सो 2 इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 एंड g दैट इज सपोज टू बी 9.8 ओवर देयर। So that's equal to 24 divided by 7 into 9.8. So this gets cancelled, that becomes 1.4. So that's 24 into 1.4. Okay. So we get 24 into 4 as 96 and 24 and 9, 33. So 33.6 newtons becomes my answer. है कि नहीं सही? देखो राइट साइड पे 40 है और लेफ्ट साइड पे 30 है, तो वेट ना, तो टी दोनों के बीच में आ रही है। 33 एग्जैक्टली बीच में नहीं बोला मैंने कभी भी, है ना। ये नहीं बोला 35 लिख दो आंसर बीच में, सो 30 और 40 का बीच का ले लो, ये नहीं बोला मैंने, एवरेज निकालनी। ओके ठीक है। सो 33.6 आ रही है, तो करेक्ट है कि टी की वैल्यू राइट साइड वेट और लेफ्ट साइड वेट के बीच में आनी चाहिए, ये भी सही आ रही है, एक तरीके का चेक हो जाता है। तो ये भी निकल गया भैया। अब क्या बच गया? फाइंड द टेंशन इन द 1 kg ब्लॉक। अच्छा तो इसकी फ्री बॉडी बना लो फिर और इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन तो आउटपुट मशीन का ही रहा, बाकी इसकी फ्री बॉडी पे 1 इंटू जी नीचे लग रहा है।
सो 1 इंटू 9.8 नीचे लग रहा है, भाई साहब ऊपर जा रहे हैं कितने, टेंशन T1 से, मास कितना है इनका 1 kg है। इक्वेशन बनाओ इसकी, क्या बनेगी, ऊपर जा रहा है। सो दैट्स T1 माइनस 1 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 1 इंटू 8, और एक्सेलरेशन तो निकाल चुके हैं 1.4। सो T1 कितना हो गया 9.8 प्लस 1.4, सो 8 4 12 9 1 10 11 11.2 आ गया। Well, that's 11.2 Newton is a value for the T1. So easily done. So easily done. Right? So just an extension of the Atwood machine problem. The 90% तो क्वेश्चन एटवुड मशीन से ही हो गया, और लास्ट समय एक थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा पूछ लिया आपने, फ्री बॉडी से निकाल दिया। तो एंड देयर इज नथिंग दैट फ्री बॉडी कैन नॉट डू फॉर यू, बट निगाह होनी चाहिए, निगाह दिखना चाहिए आपको, है ना। और फ्री बॉडी बताते दिखना शुरू हो जाता है। एज ए सिस्टम कम दिखता है, एज अ फ्री बॉडी ज़्यादा दिखता है। अनदेखी चीज़ों को देख सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का काम क्या है, अनदेखे को आपको दिखाना। ओके, अब ये डायग्राम देखो, अब ये एटवुड मशीन नहीं है। क्या बोला मैंने, ये एटवुड मशीन नहीं है, स्टाइल है उसका उसका स्टाइल है कि आपको दिख रहा है कि पुली है, लेकिन दो मासेस नहीं है, एक ही है। सो दिस अरेंजमेंट इज एन काइंड ऑफ इंप्रेशन ऑफ एन एटवुड मशीन, बट नॉट एग्जैक्टली दैट। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर हम इसको एटवुड मशीन मान के क्वेश्चन का कहीं सॉल्व न करें। तो ये FA है, तो ये बेसिकली क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी जब हम उसको खींचेंगे। खींच रहे हैं ना, कोई तो खींच रहा होगा यहाँ पे, और कोई इसको पकड़ के खींच रहा है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आई उसको T मान लेते हैं। कितनी T मान लिया आपने। अब देखो ये जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग तो सेम ही है, और सब कुछ आइडियलिस्टिक है, वो पढ़ लो पता चल जाएगा। सब कुछ आइडियलिस्टिक है, इसका मतलब दोनों साइड पे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी। ये बात तो हमने विस्तार में आज के लेक्चर में सीख ली थी। उस समय लग रहा था कि ये क्या कॉमन सी बात है, पर हर क्वेश्चन में यूज होगा ये नहीं पता था, पर मुझे तो पता था ना, तो मुझे तो एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर आपको बतानी थी बात। सो ये देखो, तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी आ रही है, T आएगी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है दोनों साइड पे। ओके डन, वेरी गुड, खत्म है क्वेश्चन जी। अब क्या है, मैं एक फ्री बॉडी बनाता हूँ, किसकी, इसकी स्ट्रिंग की, इस पोर्शन की, इसकी फ्री बॉडी। तो ये अगर फ्री बॉडी में बना रहा हूं, तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगाई FA, और ऊपर कितनी है T, और इसका मास कितना है, शून्य, बिकॉज आइडियल है, इट्स एन आइडियल पुली। नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, पुली एंड फ्रिक्शन इफेक्ट, सब कुछ आइडियल। लैंग्वेज में गिवन होता है, कई बार हम देखते नहीं है। तो क्या होगा, नीचे आ रहा है नीचे, तो FA माइनस T एज इक्वल टू मास इंटू 0, और मास ऑफ द स्ट्रिंग तो वैसे ही 0 है, सो FA बिकम्स इक्वल टू T। ये बात हमने पहले भी सीखी हुई है। क्या सीखी हुई है भाई, ऐसा है कि जितनी फोर्स से वो उसको खींचेगा उतनी ही टेंशन उस पर डेवलप होगी। अब अगली बार ध्यान रखना, अगली बार बार नहीं बनाऊंगा ये फ्री बॉडी, एक बार बना रही है, एक बार आपके सामने रख दी है बात, पर अब आगे आप ध्यान रखेंगे कि जितनी फोर्स से हम खींचेंगे स्ट्रिंग में, तो उसकी स्लैकनेस टॉटनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। मान रहे हो ना बात को, छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो स्लैक होगी स्ट्रिंग। तो आपने उसको खींचा है, स्ट्रेच करा है, तो जो भी आप पुलिंग फोर्स लगाएंगे उतनी उसके अंदर टॉटनेस आएगी, मतलब उतनी टेंशन डेवलप हो जाएगी। फिर आगे की कहानी कि स्ट्रिंग और पुली आइडियल है, तो उतनी टेंशन राइट साइड ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में भी क्रिएट हो जाएगी। और फिर क्या होगा, और फिर ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट मूविंग अप। तो ओके जी, तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, तो इसकी फ्री बॉडी बन जाएगी कि T ऊपर लग रही है, इसका वेट नीचे लग रहा है, कितना 250 है, सीधा न्यूटन्स में गिवन है वेट है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ इट। तो G की वैल्यू 10 ले लेता हूं मैं, कितनी ले रहा हूं मैं, 10 ले रहा हूं। तो G की वैल्यू अगर 10 है, तो वेट 250 न्यूटन गिवन है, तो मास कितना होगा 25 kg। इसका मास हो गया 25 किलो, और ये ऊपर जा रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से, क्वेश्चन में गिवन है 0.5 G। कितनी, 0.5 G। 0.5 G क्या होता है भाई, G/2, तो G/2 से ऊपर जा रहा है। सो यू नीड टू फाइंड अ वैल्यू फॉर FA, ये पूछा हुआ है, FA की वैल्यू निकालो, पर FA तो T के बराबर है, और T यहां से मिल जाएगा आपको। ये ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज T हैज टू बी मोर देन 250, तभी ऊपर जा रहा है, ये तो ऊपर नहीं जा सकता ना ये। तो इक्वेशन बना लो फिर ऊपर की तरफ, दैट इज T माइनस ऑफ 250 एज इक्वल टू 25 इंटू G/2, T माइनस mg इक्वल टू ma, सेम ही इक्वेशन है। सो एक्सेलरेशन कितनी, G/2 मतलब 10/2, ये तो सिंपल सा हो गया नहीं। सो T बिकम्स इक्वल टू 250 प्लस 250/2, और 250/2 कितना होता है 125, सो 250 प्लस 125 375 न्यूटन टेंशन आ गई।
तो जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर टेंशन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना, इंक्रीज होगी। अगर वो स्टैटिक होती है, स्टैटिक रखा होता है आपने, ऐसे खींच के रखा होता, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप दिस ब्लॉक स्टेशनरी, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाता, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता तो भी हम कर लेते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। देखो इतनी बात तो क्लियर होगी ना आपको कि जितनी पुलिंग फोर्स अप्लाई करोगे उतनी स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर होगी कि एफ ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टी के बराबर हो जाएगी। और फिर ये पुली का कमाल है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को चेंज कर दिया और इसके ऊपर ये टेंशन ऊपर लग रही है, जबकि आप खींच कहां रहे थे, नीचे, डाउनवर्ड। पर इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर जो एक्शन आ रहा है वो कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो दैट्स द वंडरफुल बिहेवियर ऑफ द पुली, व्हाट इट डज। अब इस पे 250 न्यूटन नीचे है, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि ब्लॉक स्टेशनरी है, तो एक्सेलरेट नहीं करेगा ना। स्टेशनरी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया, स्टेशनरी हो गया, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे को बैलेंस कर लेगी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 न्यूटन आंसर आ जाएगी। इतनी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी ध्यान से। अब ज्यादा जोर से लगा दोगे तो इसका मतलब स्ट्रेच ज्यादा आएगा, टॉर्कनेस ज्यादा आएगी, टेंशन ज्यादा आएगी। तो टेंशन ज्यादा होगी तो उधर से वो उठेगा, जैसे आपको बाल्टी से, वो कुएं से पानी निकालना हो, तो अब लगाओगे उसके ऊपर तो ऊपर एक्सेलेट करेगा, तो उसकी टेंशन क्या होगी, एमजी से ज्यादा आ रही है। और अगर उसको स्टेशनरी रखना था तो टी किसके बराबर था, एमजी के बराबर था, क्योंकि अब उसको ऊपर खींचो ना, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, सिंपल है। और अगर उसको नीचे जाना होता है, जैसे को बाल्टी जो थी, जो धागे से रंगी थी, उसको कुएं के नीचे फेंकना था, जा रही थी, तो फिर आप थोड़ा ढीला छोड़ोगे। क्या करोगे, थोड़ा ढीला छोड़ोगे, समझ में आ रही है ना। तो ढीला छोड़ोगे तो वो अब नीचे जाएगा, इसका मतलब टेंशन कम हो जाएगी। तो स्टेशनरी रखने के लिए टेंशन कितनी चाहिए आपको, वेट के बराबर। ऊपर अगर उस बाल्टी को खींचना है तो टेंशन क्या चाहिए होगी, एमजी से ज्यादा। और अगर उस बाल्टी को नीचे जाने देना है तो इसका मतलब टेंशन क्या चाहिए होगी, एमजी से कम। दिमाग में बातें आ रही हैं, आ रही है ना, समझ में आ रही है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में आना चाहिए, कनेक्टिविटी इन द मोशन, हाउ डू यू प्ले विद द टेंशन, आप ही करेंगे ये सब। ये क्वेश्चन वही दिखा रहा है कि आप कैसे कुएं से पानी निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर डन है हमारा, 375 न्यूटन डन है आंसर, बिल्कुल क्लियरली डन है। ओके आगे बढ़े फिर। कंसिडर डबल एटवुड मोशन, अच्छा दो ले आया तो दो ले आया तो क्या हो गया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो मेरे ख्याल से मुश्किल तो बिल्कुल है नहीं, मुश्किल बिल्कुल है नहीं। देखो फ्री बॉडी ऑलरेडी बना रखी है, इसकी फ्री बॉडी क्लियर है, इसकी फ्री बॉडी क्लियर है। क्या कर रहे हैं भाई, इन दोनों को ना नीचे खींच रहे हैं, ऐसे इन दोनों को नीचे खींच रहे हैं, तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है, बीच वाला सेंटर वाला ब्लॉक जो ऊपर जाएगा। इनको नीचे खींचा और कहां गया, ऊपर गया। दैट्स इट, दैट्स व्हाट द आइडियलिस्टिक कंडीशन इज। इसकी क्वेश्चन तो देखो बनी के नीचे आ रहा है, इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, एम जी माइनस टी एज इक्वल टू एम ए, इसकी क्वेश्चन आ गई। और ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, व्हाट अबाउट दिस, वो इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, ट्वाइस ऑफ टी, दिख रही है ना, राइट साइड वाली से टी और लेफ्ट साइड वाले से टी, फ्री बॉडी ऑलरेडी क्लियर है। सो ट्वाइस ऑफ टी ऊपर लग रही है, माइनस ऑफ एम जी, इसकी फ्री बॉडी जो है, इज इक्वल टू एम इंटू ए। दैट्स इट। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डबल एटवुड मशीन होगी, लेफ्ट साइड भी एटवुड, राइट साइड भी एटवुड। सो फाइंड एक्सेलरेशन पूछी हुई है, तो अब क्या करें, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। इक्वेशन हो जाएगी 2mg माइनस ट्वाइस ऑफ टी एज इक्वल टू 2m इंटू ए। ठीक है ना। देखो इसकी इक्वेशन भी लिखते तो सेम ही आएगी, तो आप बोलोगे सर उसकी क्यों नहीं लिखी, आप लिख सकते, अब लिख सकते हो, बात सेम आएगी। ये ट्वाइस ऑफ टी कैंसिल है, 2mg माइनस mg कितना हो गया, mg एज इक्वल टू 3m इंटू ए, ये वैल्यू आ गई। सो ए की वैल्यू कितनी होगी, दैट बिकम्स इक्वल टू g/3। सो एक्सेलरेशन ऑफ द मास सेम है, सबकी कनेक्टेड मोशन है, सबकी सेम है। इन g/3 से नीचे जा रहे हैं और वो g/3 से ऊपर जा रहा है। स्टेबल रहेगा दोनों साइड, टेढ़ा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, सीधे ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे टेंशन सेम आ रही है ना। सो व्हाट इज द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, निकाल लो किसी भी इक्वेशन से, इससे निकाल लेते हैं। ये कहाँ जा रहा था, ऊपर, नहीं नीचे। ये कहाँ जा रहा था, नीचे। सो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए था, आपको टी चाहिए, सो टी कितना आ जाएगा, एम जी माइनस ऑफ एम ए। सही है ना, बाल्टी नीचे जा रही थी तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, एम जी से कम आएगी। बाल्टी ऊपर जा रही थी तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, एम जी से ज़्यादा आएगी। ये वेरी सून हम एलिवेटर काइंड ऑफ क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर ये फीचर यूज होंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं बाल्टी से समझा रहा हूँ कि बाल्टी नीचे जा रही थी तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि आप ढीला छोड़ेंगे, है ना।
और जब आप वो बाल्टी को ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो आप जोर से खींचेंगे, टाइटनेस ज़्यादा आएगी तो टेंशन की वैल्यू mg से ज़्यादा आएगी। सो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, m इंटू जी माइनस ए। सो एम जी माइनस एम ए कितना है, g बाई 3। सो एम जी माइनस एम जी बाई 3, 2mg बाई 3, दैट बिकम्स अ वैल्यू फॉर द टेंशन, और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, खत्म हो जाता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एट द टेंशंस। तो अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट हो गया, बिल्कुल नहीं डिफिकल्ट हुआ। तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि अब राइट साइड पे क्या करो, मासेस को एडअप कर लो, 3 और 4 कितना हो गया, 7 kg हो गया, और लेफ्ट साइड पे एडअप कर लो, 2 और 1 कितना हो गया, 3 kg हो गया। सो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सो कितनी आएगी, m1 माइनस एम टू, सो 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 एंड इंटू जी को 10 क्वेश्चन में गिवन है, एक जी इक्वल टू 10। सो 7 प्लस 3 10 एंड 10 गेट्स कैंसिल, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 हो गया। सो आई गेट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज अ वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन, एज अ वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं, तो कह रहा है T2 भी निकालना है आपको। तो ये T2 है, ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितनी है, T2 है। सो मैं T2 निकाल लेता हूँ। उसके लिए तो फॉर्मूला है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। एनी टाइम बाय द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस आई कैन फाइंड इट आउट, वो मैं ऊपर करा चुका हूँ, तो आई एम जस्ट नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। आगे के मुद्दे पे भी बढ़ेंगे। सो ट्वाइस ऑफ m1 दैट इज 7 इंटू m2, 3 इंटू 10 अपॉन 7 प्लस 3, ये आ गया। 7 प्लस 3 10 होता है, कैंसिल हो गया। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3 42 न्यूटन। सो देखो पहला चेक क्या है कि लेफ्ट साइड पे वेट कितना है, 30, राइट साइड पे 70, तो 30 और 70 के बीच की रेंज में है, तो मेरा आंसर तकरीबन सही है ना। एक चेक तो रखना ही है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई, 42। तो ये भी खत्म हो गया। अब क्या रह जाता है, T1। अब ये बताओ कि कौन नीचे जा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है। तो 7 kg नीचे जा रहा था, 3 kg ऊपर जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, अंडरस्टूड है सर। देखो 7 kg भारी है तो नीचे जाएगा, तो 7 kg के अंदर कौन कौन है, 4 kg 3 kg, ये दोनों नीचे जा रहे हैं और ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। तब आपको T1 और T3 निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 kg की फ्री बॉडी बना लेंगे इसकी। तो 4 kg की फ्री बॉडी में इसका नीचे वेट लगेगा कितना, 40 mg, और ऊपर टेंशन कितनी है, T1 निकालनी है ना आपने। ऊपर टेंशन कितनी है, T1, इसके पर ये जा कहाँ रहा है, नीचे जा रहा है। कितनी एक्सेलरेशन है निकाल चुके आप, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि पूरा सिस्टम की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। तब इसकी इक्वेशन बनाओ, ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब जो 40 है वो T1 से ज्यादा होगा, तभी तो नीचे जाएगा ना ये। दैट मीन्स 40 माइनस T1, नेट फोर्स आ गई, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू 4। सो T1 बिकम्स 40 माइनस 16, तो कितना हो गया, 24 न्यूटन इज द आंसर फॉर योर T1। सिंपल, बहुत सिंपल है ना। देखा, ट्रिक लगा रहा हूं मैं, मल्टीपल इक्वेशन ही बना रहा। मल्टीपल इक्वेशन बनाओगे, T1 की, T2 की, T3 की, वैसे भी हो जाएगा, पर ये भी तरीका सौखा है। अब T3 के लिए देख लो, तो T3 की फ्री बॉडी बना लो, तो 1 kg नीचे mg लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो गया नीचे। और T3 कहां लग रही है, इसके ऊपर लग रही है, पर ये ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो T3 10 से तो ज्यादा होगा ना, ताही तो ऊपर लेके जाएगी ना T3 उसको, नहीं तो कैसे लेके जाएगी, बोलो बताओ, ये तो नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब T3 की वैल्यू 10 से ज्यादा है। लॉजिस्टिक्स भी प्ले करने चाहिए। और कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, वो तो सबकी सेम है ना, वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में, सबकी एक्सेलरेशन सेम है, तो ऊपर लेके जाओ इसको। सो T3 माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 4। जब ऊपर लेके जाएंगे तो टेंशन mg से ज्यादा आती है, इसकी mg कितनी है, 10, उससे आंसर ज्यादा आएगा। सो T3 कितना हो गया आपका, 10 प्लस 4 14 न्यूटन, आपका आंसर आ गया। और तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन डन एंड आउट है। सो कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द थिंग्स इजियर। लेट द क्वेश्चन कीप ऑन चैलेंजिंग मी, ओके। तो जैसे नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन आ रहा है, सो चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर अस। सो फिर है तो चैलेंजिंग है, तो फिर हम इसको करते हैं भाई। चैलेंजिंग कैसा है भाई, क्या है इसके अंदर जो चैलेंज कर रहे हैं हमें। कह रहे हैं कि हमारे पास दो मासेस हैं, M1 एंड M2, और दोनों के मासेस गिवन है। M1 1 किलो का मास है और M2 2 kg का मास है। वेरी गुड। पुली सारी मासलेस है, आइडियल हो गया। स्ट्रिंग सा लाइट, मतलब मास नहीं है उसके अंदर। सो आइडियलिस्टिक कंडीशन है, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, सब कुछ आइडियलिस्टिक है। फ्लोर भी स्मूथ है, ऐसा स्मूथ फ्लोर। ओके, वेरी गुड। एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम, अच्छा कैपिटल एम मिसिंग है, ये आपको निकालना है। ओके, एंड कंडीशन क्या है, व्हाट्स अ कंडीशन हाईलाइट करते हैं।
दैट अ मास m1 मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बढ़िया कंडीशन आ गई, नई कंडीशन आ गई। m1 जो है मूव ही नहीं कर रहा, ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है, अच्छा इसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। इसकी, सिस्टम की नहीं बोली, इसकी, इस बंदे की, इस पार्टिकल की m1 की एक्सेलरेशन जीरो। मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है। डिफरेंस समझ में आ रही है ना बात? रेस्ट प्रॉब्लम मान लेना, मूव कर रहा है। ओके चलो, फिर पूरा सिस्टम मूव करेगा अगर ये मूव कर रहा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये नीचे की तरफ जाता है। अगर वजन तो है ही ना नीचे, तो अगर नीचे की तरफ जाएगा तो राइट को मूव करेगा। तो इतना तो बात समझ में आती है ना। कैसे समझ में आती है सर? ये देखो सर, ये देखो, ये वाली जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है, कलर देखो, कलर ये वाला ब्लू वाला, ये वाला जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है सर, ये नीचे की तरफ इंक्रीज होगा। तो नेचुरल सी बात है सर कि जो ये वाली जो स्ट्रिंग की लेंथ है हॉरिजॉन्टल, ये सर कम होगी, है ना, क्योंकि जो ब्लू वाली लेंथ है वो इंक्रीज होगी नीचे, तो ये वाली कम होगी। तो कैपिटल एम जो है सर वो राइट को मूव करेगा, क्योंकि ये m1 और m2 वाला जो सिस्टम है ना सर, m1 और m2 वाला सिस्टम एटवुड मशीन लग रहा है। अरे हाँ, अच्छा तो वो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, और m किधर जाएगा सर? हॉरिजॉन्टल जाएगा। सर ये कमाल किसने करा? एक पार्ट वर्टिकल नीचे जा रहा है और एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। दिस इज द वर्क ऑफ द पुली। किसका वर्क है? पुली का। सो दैट्स व्हाट द एक्शन ऑफ द पुली। पुली क्या करती है? पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि इधर और इधर ही एक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक्शन भी होता है। दैट्स व्हाट द पुली इज डूइंग। इट कैन चेंज द डायरेक्शन एज यू वांट। बिल्कुल सिंपल मशीन है, और काम बड़े वड्डे वड्डे करती है ना, कुछ भी करा सकते हो आप उससे। सो अब क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। मोशन तो समझ में आ गया, कंस्ट्रेंट्स भी समझ में आई, अभी शायद नहीं आई, अभी शायद नहीं आई आपको, अभी बताते हैं कैसे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली जो पुली है, पुली का नाम दे दूं, ये P1 और ये P2, दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल है। P1 जो है क्लैम्प्ड है। P1 क्या है? क्लैम्प्ड है। क्लैम्प्ड मतलब फिक्स्ड है, तो उसकी मूवमेंट नहीं है। सो P1 पुली फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रही। पर P2 जो है वो मोशन में है। द P2 पुली इटसेल्फ इज इन द मोशन, वो नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है। ये जो पुली है इसकी कहानी बनाते हैं। इसके ऊपर ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, करेक्ट, वेरी गुड। तो अब एक पॉइंट मेथड समझा रहा हूं मैं, बहुत आसान सा सोखा सा मेथड, पॉइंट मेथड है। अब इस पॉइंट मेथड में है क्या कि आपने 3 पॉइंट लेने हैं, तभी तो पॉइंट मेथड है। तो ये 3 पॉइंट्स है आपके पास, 1 2 एंड 3। क्या है? पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है, ठीक है। अब आपने क्या देखना है, तीनों के एक्सेलरेशन देखो। अगर वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा तो हम वेलोसिटी देखेंगे, अभी एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम इसकी एक्सेलरेशन देखते हैं। तो इसकी एक्सेलरेशन मान लो, सुनो ध्यान से, ये A1 है, ये A2 है, और मान लो ये A3 है, ऐसे आपने मान ली, ठीक है ना, करेक्ट है, A1 A2 A3। अब तीनों के डायरेक्शन देखो। तो फिलहाल क्या हो रहा है, तीनों नीचे जा रहे हैं, मान लो ऐसा, तीनों नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब बहुत आसान बात है, बहुत ही आसान बात है, A3 जो आएगा वो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। अब मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव एक्सेलरेशन से प्रूव कर सकता हूँ, कभी फ्यूचर में कर दूंगा, पर बड़ी सौखे तरीके से समझ लो। ये पॉइंट सेंटर में, सेंटर में ये वाला पॉइंट C, और ये A3 जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर वाले की है, तो सेंटर वाले पे तो साइड के दोनों का एवरेज आ जाएगा। ये A1 से जा रहा है, ये A2 से जा रहा है, तो सेंटर वाला किससे मूव करेगा? एवरेज से। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द A3 इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। कई बार चीजें बहुत सिंपल तरीके से भी अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए, फिट हो गई। वैसे प्रॉपर्ली लिखने की कोशिश करोगे तो A3 शुड बी इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर अपॉन 2। अब भाई हो सकता है कि एक पॉइंट नीचे जा रहा हो, एक पॉइंट कभी ऊपर जा रहा हो, कभी किसी फ्यूचर कंडीशन में, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। फिलहाल तो सारा कुछ नीचे जा रहा है, A1 भी नीचे, A2 भी नीचे, A3 भी नीचे। पर इस क्वेश्चन में, किसमें? इस क्वेश्चन A1 0 है। ये तो रिलेशन बन गया हमारा, रिलेशन बन चुका है। पर इस क्वेश्चन में जो आपका A1 है वो 0 आ रहा है, बोला क्वेश्चन ने, उसकी वेलोसिटी शून्य नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम कर लेते हैं भाई। तो क्या हो गया कि जो A3 है दैट विल बिकम A1, A1 तो क्या 0, प्लस A2 अपॉन 2, ये आ जाएगा। अच्छा, तो A3 इक्वल टू A2 बाई 2 आ गया। समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन सेम नहीं आ रही है, सेम नहीं आ रही है। क्यों? एक से ज्यादा पुलिस हो गई,
बात नोट करनी चाहिए, इससे पहले तक हम एक एक पुली से डील कर रहे हैं, है ना, और मोशन जो है चेंज हो रहा है क्योंकि पुली मोशन में भी आ गई। अब बोलोगे सर पुली तो पहले भी हमने देखी थी, पुली तो सर हमने पहले भी देखी थी, रेस्ट पे थी ये वाली देखो, पर यहां पे एक्सलेशन सेम आ गई थी कंस्ट्रेंट देख के, क्योंकि दोनों साइड टेंशन लग रही थी सेम, दो पुली थी तो टेंशन आ गई थी। यहां पर मामला चेंज हो गया, हर बात देखना पड़ेगा, और इसी देखने के नजरिए को हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। सो हमेशा ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, आज के लेक्चर में भी बोला, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारे ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम आएगी। सो यू विल हैव टू चेक इनटू द क्वेश्चन एंड लुक इनटू द कंस्ट्रेंट रिलेशन। एक्सेलरेशंस में, वेलोसिटीज में, डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशंस देखने पड़ेंगे, उन्हीं रिलेशन को हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, जैसे अभी दिख गया। अब एक तरीके का आपका स्टैंडर्डाइज रिजल्ट बन गया, A3 इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2, वेक्टर्स में डायरेक्शन देखने जरूरी है। अभी फिलहाल तीनों नीचे है, तो तीनों पॉजिटिव ले लिए मैंने नीचे, या तीनों नेगेटिव ले लो, क्या फर्क पड़ता है, माइनस 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 कैंसिल ही हो जाना। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन A1 कितनी थी, 0, तो ये मैंने आपको कंस्ट्रेंट समझा दी। अब क्वेश्चन से करते, अब क्वेश्चन करते, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखो, दोबारा से बना रहा हूं मैं। ये वाली पुली जो है वो फिक्स है, इसके ऊपर ये पुली है और ये दो मासेस हैं, ठीक है, और यहां से ये कनेक्टेड है ये वाला ब्लॉक। अब मैंने ये वाली जो एक्सेलरेशन है वो A3 ली थी, तो ये भी A3 होगी ना, ये भी तो उसी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा जिससे वो स्ट्रिंग नीचे आएगी, और इसकी एक्सेलरेशन 0 थी और इसकी एक्सेलरेशन A2 थी, सिंपल। अब A2 को अगर आप A रख लो, सो A3 कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, सिंपल। तो ये एक्सेलरेशन मैंने A रख ली और ये एक्सेलरेशन फिर मेरी A/2 हो गई, सिंपल हो गया। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं, चलो आगे सॉल्व करें। अब आगे भी तो सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से आगे का क्वेश्चन, इसमें टेंशन T मान लेते हैं, कितनी मान ली, T। तो ये सेम स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन सेम आएगी, तो दोनों साइड टेंशन की वैल्यू कितनी है, सेम है, इसमें भी और इसमें भी, T की वैल्यू सेम है, करेक्ट। mg दोनों अलग है, राइट साइड वाला 1 kg का है, तो ये हो गया mg मतलब 10 हो गया, g मैंने 10 ले लिया, और इस तरफ ये 2 kg कह दो 20 हो गया। पर लिसन लिसन केयरफुली, ये वाला जो ब्लॉक है ये कांस्टेंट वेलोसिटी पर है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, पहले देख चुके हम। इसका मतलब T की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। मैंने बताया था ना, नीचे जाते हैं तो टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा आएगी, ऊपर जाएंगे नहीं, नीचे जाएंगे तो टेंशन की वैल्यू mg से कम होती है, और ऊपर जाएंगे तो टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा होगी। बाल्टी वाला क्वेश्चन अभी बताया था, पर अभी तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो मॉडिफाई करते हैं। जब नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से तो फिर टेंशन की वैल्यू mg से कम आती है, और जब ऊपर जा रहा होता है एक्सेलरेशन से तो फिर टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा आती है। पर अभी तो एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी है पर एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स बैलेंस हो गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, करेक्ट है। आप 9.8 ले सकते हो, मैंने 10 ले लिया, है ना, क्योंकि मैंने जी की वैल्यू 10 लिया, तो टी हो गई 10। तो अब ये जो लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिंग है उसमें भी तो टेंशन सेम है ना, ये वाला तो हो गया क्वेश्चन डन इसका। अब ये वाला जो ब्लॉक है 2 kg वाला है, इस पर टेंशन ऊपर लग रही है, सेम सेम ही आएगी 10। इसका वजन कितना है, दैट इज 20, नीचे तो भाई टेंशन तो 10 है, तो कौन जीता, तो टेंशन की वैल्यू कम रहेगी, तो 20 इज मोर देन टेंशन, तो ये नीचे जाएगा, so it is going to move down, it is going to accelerate down with what acceleration, a। वैसे A2 है, हमने उसको a रखा हुआ। एक क्वेश्चन बनाओ, इसके 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 into n। सो वी गेट a वैल्यू हमें गिवन है, a वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर a ही तो निकालनी है, टेंशन बताया हमें कितनी है 10, सो 20 माइनस 10 इक्वल टू 2 into a, सो a कितना हो गया 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर a की वैल्यू। अब ऊपर चलते हैं, कहां चलते हैं, ऊपर। अब ऊपर चलते हैं तो हमें पता चला यहां पर एक और स्ट्रिंग ऊपर कनेक्टेड है, ये वाली। अच्छा, तो फिर पुली की फ्री बॉडी बनाई इसकी, इस वाली पुली की, तो इसकी फ्री बॉडी जब बना रहे हैं तो इधर टेंशन टी है, इधर टेंशन टी, ऊपर कितनी आती है, वो टी नॉट, टी नॉट मतलब डबल टी, डबल टी, क्योंकि पुली में तो मास है नहीं, तो अगर पुली में मास नहीं है तो नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स को बैलेंस करेगी, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए है, पर मास तो है नहीं, तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 है,
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर पुली में मास होता तो फिर ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स डिफरेंट आती। पुली एक्सेलरेट कर रही है नीचे, लेकिन उसका मास ही नहीं है, तो एम इंटू ए का प्रोडक्ट जीरो है, तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तो ऊपर टेंशन कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ टी होगी। वेरी गुड। तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ टी होगी। तो इसमें भी ट्वाइस ऑफ टी होगी क्योंकि वो तो स्ट्रिंग एक ही है। ये क्वेश्चन अब क्लियर हो जाता है। तो अब सारा क्वेश्चन कहां पर कन्वर्ट हो गया? इसके ऊपर। अब इसकी फ्री बॉडी कितनी है? इसकी फ्री बॉडी होगी कि इसके आगे टेंशन कितनी लग रही है? ट्वाइस ऑफ टी। नीचे वाली दो अलग अलग स्ट्रिंग है, जो नीचे वाली स्ट्रिंग थी, जो ये वाली स्ट्रिंग थी, इसमें टेंशन टी है, और इसके जो ऊपर जो स्ट्रिंग लगी हुई है इसमें टेंशन डिफरेंट होगी। दो अलग अलग टेंशन है, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, और आपस में कनेक्टिविटी हमने देख ली पुली की फ्री बॉडी से, पता चल गया कि ऊपर वाले की ट्वाइस ऑफ टी है, और सबकी एक्सेलरेशन डिफरेंट है तीनों ब्लॉक्स की। मजेदार क्वेश्चन है, लेवल बढ़ गया हल्का सा, हल्का सा। एटवुड मशीन की झलक है, वो प्योर एटवुड नहीं है। तो मैं तो हमेशा बताता हूं ना कि ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन रट्टा मार लिया एटवुड मशीन का, बोले हो गए जिंदाबाद, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंस्ट्रेंट रिलेशंस, उस रिलेशन को फाइंड करना, वो भी समझाइए मैंने आपको। ऐसा नहीं है कि आपके भरोसे छोड़ दिया, फटाफट आप कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। समझाया आपको कि कैसे हो रहा है, एक एक बात, एक एक बात। तो दोबारा देखना क्वेश्चन, इसको रिवाइंड करके दोबारा देखना, समझना बात को, एक एक बात को तसल्ली से आ जाएगी, आ जाएगी आपको आराम से समझ में। तो अब इसके ऊपर क्या हुआ? ट्वाइस ऑफ टी आगे लग गई, है ना? ट्वाइस ऑफ टी कहां लग गई? आगे लग गई। और एक्सेलरेशन a/2 है, वैसे a3 है पर हम प्रूव कर चुके हैं। a3 की वैल्यू कितनी आ रही थी? a2/2 करा था ना हमने प्रूव। यहाँ पे a3 कितना है? a2/2। सो a/2 आ गई, इसकी एक्सेलरेशन आ गई, हो गया काम जी खत्म। फिर हमारे इसकी इक्वेशन बना लो, ट्वाइस ऑफ टी इज इक्वल टू m इंटू a/2। वैल्यू डाल दो, टी कितना निकाला आपने? टी की वैल्यू 10 निकाली हुई है। सो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू m। ए कितना निकाला हुआ है हमने? m ए कितना निकाला? अभी पीछे निकाला था 5। सो ए की वैल्यू 5 निकाली थी, तो ए की जगह 5 आ गया। सो 5/2 चेक कर लो क्या बना। 5 into 2 10, so therefore the value for the m that works as 4 into 2 8 kg as a block। रिव्यू कर दो क्वेश्चन को एक बार फटाफट, देखना ध्यान से, क्योंकि बारीक बातें समझा दी हैं तो रिव्यू में शायद आपको अब थोड़ा सा बेहतर और समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स आपके मिस हो गए होंगे तो यहाँ पे इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ध्यान से। इसमें टेंशन टी, इसमें भी टी, तो इसमें ट्वाइस ऑफ टी हो जाएगी। अभी अगली बार के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। नीचे टी है, ऊपर वाले में डबल हो जाएगी, ठीक है ना? ट्वाइस ऑफ टी, तो इसमें भी ट्वाइस ऑफ टी होगी। खत्म हो गया, खत्म हो गया सर। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0। इसकी आपने ए मान ली, तो इस पॉइंट की कितनी हो जाएगी? एवरेज। कितनी हो जाएगी? एवरेज। तो a + 0/2, राइट साइड की 0, लेफ्ट साइड की a, तो इस पॉइंट की कितनी? a/2। सो ये a/2, तो इसकी भी a/2 होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन a/2 होगी। इतना सिंपल है। पर एक बात बतानी थी आपको, तरीके से बताइए आपको कि कैसे हो रहा है। अब मूल जो बाद में उभर के आ रहा है वो सूखा लग रहा है। टी एंड टी ऊपर वाली स्ट्रिंग में ट्वाइस ऑफ टी होगी, सूखा हो गया कि नहीं हो गया? तो हॉरिजॉन्टल वाली में भी ट्वाइस ऑफ टी होगी, सेम स्ट्रिंग है। और एक्सेलरेशन वो और भी सूखी हो गई। देखो सर यहाँ पे 0 है, या सर यहाँ पे a है, इनका एवरेज ले लो तो सेंटर वाले की सर a/2 आ गई। इसकी a/2 है तो सर इसकी भी a/2 होगी। अब इसकी फ्री बॉडी बनके तैयार होगी, अब उसको सॉल्व कर लो। दैट्स सो सिंपल। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा। एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट इन इटसेल्फ, टीचिंग अस समथिंग न्यू। ये क्वेश्चन भी कुछ समझा के जाएगा हमें नया। There are two unequal masses connected on the two sides of the light string passing on the masses different है, एक 2 किलो एक 1 किलो है। पूछा गया सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ओके जी ठीक है। द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मूवमेंट, अरे नया आ गया कुछ। द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मूवमेंट 1 second आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। 1 सेकेंड के बाद। अब 1 सेकेंड में जो 2 किलो वाला है वो नीचे जा चुका होगा कुछ डिस्टेंस, और 1 किलो वाला ऊपर जा चुका होगा कुछ डिस्टेंस आगे। उस 1 सेकेंड में इन दोनों की स्पीड आ चुकी होगी, 2 kg वाले के नीचे, 1 kg वाले के ऊपर। उसके बाद हम उसको रोक देते हैं, ये बोला है उसने। अब रोक देते हैं मतलब, रोक देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि 2 kg को हमने रोक दिया। फिर 2 kg वाला नीचे जा रहा था और 1 kg वाला ऊपर जा रहा था, पर इसको हमने रोक दिया, हाथ वाथ लगा के सपोर्ट दे दिया होगा, तो हमने इसको सपोर्ट दिया और ये रुक गया, ये रुक गया। इट कम्स टू इंस्टेंट रेस्ट, एक मूवमेंट इंस्टेंट रुक गया। पर इसको तो नहीं रोका, दिस इज नॉट स्टॉप्ड, इसको नहीं रोका,
तो ये तो ऊपर जाएगा, ये तो पहले भी ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, रेस्ट के बाद t=0 के बाद दोनों का मोशन था 2 kg नीचे ऊपर। पर हमने इसको रोका, किसको? 2 kg वाले को रोका, सपोर्ट लगा के, कुछ हाथ लगा के रोका होगा, पर ऊपर वाले को तो नहीं रोका, तो वो तो अपने इनर्शिया मोशन को मेंटेन करेगा, क्योंकि उस पर तो फोर्स लगाई नहीं ना। दैट्स व्हाट द लॉ ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन्स ना, कि जो राइट साइड वाला ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स लगाई तो उसका मोशन आप रोक पाए, पर ऊपर वाले पे तो फोर्स लगी नहीं है, तो इट इज गोइंग टू मेंटेन द इनर्शिया ऑफ द मोशन, पर ऊपर जाएगा। पर एक चेंज है। क्या चेंज? बजी नहीं। क्या चेंज है? द चेंज इज सपोज टू बी कि जो स्ट्रिंग है अब वो टॉट नहीं होगी। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही आपको? मैं समझाता हूं। ये जब 2 kg वाला ब्लॉक इधर नीचे आ रहा था और ये 1 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इनके बीच की जो स्ट्रिंग है वो टॉट थी, उसमें टेंशन थी। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब ये जब ऊपर मूव करेगा और ये ब्लॉक जब यहां पहुंचेगा, कहां? ये ब्लॉक रुकेगा तो है नहीं ना इनर्शिया मोशन की वजह से, तो ये ब्लॉक तो चलता चला जाएगा। तो ये जो ब्लॉक जो यहां पे था t=1 पे, अभी ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहां जाएगा। पर व्हाट्स द चेंज? चेंज क्या है? इनके बीच में जो स्ट्रिंग थी, अब वो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। समझ आ रही है? स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी। स्ट्रिंग क्यों स्लैक होगी? द स्ट्रिंग बिकम स्लैक। क्यों भाई? स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम है, तो अब इन दोनों ब्लॉक के बीच की जगह तो कम होगी। पहले क्या हो रहा था? ये वाला नीचे आ रहा था, ये वाला ऊपर जा रहा था, तो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट हो रही थी, इधर इंक्रीज हो रही थी, इधर डिक्रीज हो रही थी। पर अब ये तो रुक गया, तो ये तो ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रिंग की लेंथ गड़बड़ होगी ना, इधर तो बढ़ नहीं पा रही और उधर से तो कम हो रही है, तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी। तो इनका कनेक्टेड मोशन गायब। इनके आपस में कनेक्शन क्या होता है? टेंशन की वजह से। रोप इज एन एजेंट, और एजेंट किसके थ्रू? टेंशन के थ्रू, पर टेंशन ही गायब, क्योंकि स्ट्रिंग तो स्लैक हो गई। सो t=1 से लेके t=t0 तक, t0 कौन सा इंस्टेंट है? जब तक उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। 0 कैसे होगी? बिकॉज नाउ इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी। t=1 से t=t0 तक वो ग्रेविटी में, t=0 से t=1 तक ये t=0 है, और t=1 तक वो कनेक्टेड मोशन में चल रहा था, क्योंकि 1 सेकेंड पर हरकत करी आपने। तो t=1 सेकेंड पे उसकी कोई स्पीड होगी। कितनी स्पीड है वो निकाल लेते हैं, उसको हम v0 रख लेंगे। कितनी रख लेंगे? या v रख लेंगे। कितनी रख लेंगे? v रख लेंगे। तो चलो पहले वो v निकालते हैं। वो कैसे निकालें? अरे भाई एक्सेलरेशन निकालो पहले। तो चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं। व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन? 2 - 1 अपॉन 2 + 1 × g, m2 - m1 अपॉन m2 + m1। राइट साइड पे मास m2 2 है और लेफ्ट साइड पे 1 है, सो 2 - 1 1/3, तो g/3 10/3 आ गई। दैट्स द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन, 10/3 मीटर/सेकंड ये आ गई। तो जो लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक है 1 kg, वो इस एक्सेलरेशन से 1 सेकेंड में कितनी स्पीड गेन करेगा वो निकालते हैं। सो v becomes equal to u + at। रेस्ट से स्टार्ट किया था, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, प्लस 80, सो 10/3 × 1, तो उसकी वेलोसिटी होगी 10/3 मीटर/सेकंड इस इंस्टेंट पे, 1 सेकेंड पे। तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी है ये होगी 10/3 मीटर/सेकंड, और फिर ये ग्रेविटी में ऊपर मूव करेगा। ग्रेविटी का लग रही है, नीचे लग रही है, क्योंकि स्ट्रिंग से तो कनेक्शन खत्म हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग तो स्लैक होगी उस मूवमेंट के बाद। तो स्ट्रिंग स्लैक होगी तो ग्रेविटी के हवाले हो गया। तो ग्रेविटी क्या करेगी? मोशन के विरुद्ध लग रही है, तो उसकी स्पीड को कम करेगी। तो यहां पे पहुंच के इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो कितने समय पे? निकाल लो, v = u + ad लगा लो फिर से। तो फाइनल स्पीड कितनी होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगी, क्योंकि ऊपर जा रहा था इनर्शिया से, इनर्शिया ऑफ द मोशन से, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था, तो रुक जाएगा इंस्टेंटली। तो स्पीड कितनी थी? 10/3, ये हमने निकाल दी ना, 10/3। और एक्सेलरेशन -g। अब एक्सेलरेशन 10/3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब एक्टिव मशीन नहीं रही, अभी टेम्परेरी नहीं रही अभी, अब वो ग्रेविटी के हवाले। तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? -g एन इंटू टी। टी कितना है? t0। तो t0 की वैल्यू मिल जाएगी। t0 की वैल्यू आ गई 1/3 सेकेंड्स। सो 1/3 सेकेंड्स के बाद, तो स्टार्टिंग से देखोगे तो 1 + 1/3 सेकेंड्स हो जाएगा स्टार्टिंग से। 1 सेकेंड की बियॉन्ड कितना समय लग रहा है? 1/3 सेकेंड। सो 1 सेकेंड के बियॉन्ड का जो टाइम है, तो टाइम elapsed बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइड अगेन, 1 सेकेंड के बियॉन्ड विल बी 1/3 सेकेंड, जब ये रेस्ट पर आ जाएगा। ये रेस्ट पर आ गया। अब क्या होगा? अब क्या स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी? चेक करना पड़ेगा।
चेक करना पड़ेगा, चेक करते हैं। तो चेक करा हमने कि अब इसके अंदर ये कितना डिस्टेंस ऊपर मूव कर रहा है, वो निकाल दो, थर्ड इक्वेशन से निकाल दें। सो वी स्क्वायर एज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल स्पीड कितनी होगी 0, इनिशियल स्पीड कितनी थी 10/3, सो 10/3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 10 क्योंकि g -10 है, n इंटू s जितना डिस्टेंस हो ऊपर गया, y लिखते हैं उसको, y लिख देते। सो y कितना हो गया देखो, 10/2 इंटू 9 दैट्स 5/9, 5/9 मीटर ये ग्रेविटी में ऊपर मूव कर। अब एक लैंग्वेज को ध्यान से देखना, क्या बोला था, ध्यान से देखना, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मूवमेंट, ये स्टॉप्ड फॉर अ मूवमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर परमानेंट सपोर्ट लगा दिए, ये परमानेंट सपोर्ट नहीं है, ये हमने उस इंस्टेंट पे हाथ लगा के रोका फिर हाथ हटा लिया उसी इंस्टेंट पे, फॉर अ मूवमेंट दिस एक्टिविटी वाट डन, इसका मतलब उसके बाद इसका भी तो मोशन आएगा, इसको रोक दिया था तो इस इंस्टेंट पे, कब t=1 पे रोका था, तो t=1 पे इसकी स्पीड कितनी हो गई थी 0, रोक दिया था ना आपने उसको, झटका में लगा के रोक दिया उसको, इंपल्स लगाया होगा, मोमेंटेरी तो इंपल्स ही लगता है ना, तो रुक गया, t=1 पे स्पीड 0 हो गई, पर अब तो स्ट्रिंग स्लैक हो गई है तो इसमें टेंशन है नहीं, टेंशन तो 0 है क्योंकि स्ट्रिंग तो स्लैक है, तो फ्री फॉल में नीचे नहीं गिरेगा क्या, बिल्कुल गिरेगा ना, तभी नीचे गिरेगा। तो कितना नीचे आया वो देखो, तो चेक करते हैं कितना नीचे आया, यहां पहुंचा होगा फ्री फॉल, तो y डैश ले लेते हैं, y प्राइम ले लेते हैं, कितना आएगा हाफ जी डी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 और ग्रेविटी में नीचे आ रहा है, सो दैट शुड बी 0 प्लस हाफ जी डी स्क्वायर, कितना टाइम t0 में चेक करते हैं, फिर t=1 से लेके t=t0 तक ये तो ऊपर गया और t=1 से t=t0 तक ये नीचे आया, तो कितने नीचे आया चेक करते हैं, ग्रेविटी में आ रहा है, सो हाफ इंटू जी 10 हो गया, और t0 कितना है, t0 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर करो, 1/9 कितना आ गया, 5/9 कितना हो गया, 5/9 मीटर हो गया। अच्छा तो y भी 5/9 था और ये भी 5/9 हो गया, अच्छा तो जितना ही ऊपर गया उतना वो नीचे आ गया, अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग वापस से टॉर्ड हो जाएगी, स्ट्रिंग वापस से क्या हो जाएगी, टॉर्ड हो जाएगी, इसका मतलब 1/3 सेकेंड के बाद स्ट्रिंग वापस से टॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि ये भी 5/9 गया और वो भी 5/9 आया, तो स्ट्रिंग की लेंथ वापस से रिकवर हो गई, अब वो दोनों वापस से एटवुड मशीन बन जाएंगे, क्योंकि वापस से अब स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी, तो इसके बियॉन्ड का क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक का क्वेश्चन है, आंसर 1/3 सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। स्मार्टनेस ऑफ द क्वेश्चन, राइट, टाइम इलैप्स बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन, तो हमने वहां तक क्वेश्चन देखना था जब स्ट्रिंग दोबारा से टाइट हो जाती है, नेक्स्ट टाइम करोगे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, समझाया है ना आपको, समय लगता है समझाने में। चलो फिर आगे बढ़े, लेट्स मूव फर्दर एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। अभी जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में एक बहुत वधिया चेंज है, मतलब एक और कंस्ट्रेंट यूज होगा इस क्वेश्चन में। अब क्यों कंस्ट्रेंट यूज होगा, पहले मैं आपको इस बात को समझाता हूं, तो समझाने में बहुत आसान बात है, आपके पास एक ना ट्रॉली है, ये आपकी ट्रॉली है और आप इस ट्रॉली को ऐसे, ट्रॉली सर ऐसे थोड़ी होती ट्रॉली, तो फिर मैंने कहा कैसे होती है ट्रॉली, सर ट्रॉली के अंदर व्हील्स होती हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल होती है, सो ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे लाइक दिस, इस तरीके से, और फिर आप क्या कर रहे हो, उसको पुल कर रहे हो किसी एंगल पे, ऐसे यू आर पुलिंग दिस एट एन एंगल ओवर हियर, आप इसको पुल करके लेके जा रहे हैं आगे, आप किधर जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, ट्रॉली किधर जा रही है, व्हील्स होंगी उस पर, किधर जा रही है, हॉरिजॉन्टल, आप उसको कैसे पुल करें, किसी एंगल पे, सो पुलिंग द ट्रॉली एट अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है ना, किसी एंगल पे, तो सिंपल बना देता हूं, इस पर किसी एंगल पे आप पुल कर रहे हैं, फोर्स एंगल पे लगे, लेकिन जो ट्रॉली की मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, जबकि फोर्स कहां लग रही है, किसी एंगल पे, इमेजिन करके देख लो, खींच रहे हो, तो फोर्स तो एंगल पे लग रही है पर इसका मोशन हॉरिजॉन्टल है, सो द एक्सेलरेशन, प्लीज लिसन केयरफुल, द एक्सेलरेशन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, क्या बोला मैंने, द एक्सेलरेशन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो दिस इज नॉट एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ, F = ma होता है, समझ आ रही है, तो आपने क्या करना है,
ये एंगल चेक करना है। कर लिया आपने? कर लिया? हाँ या ना बोलो ना यार। कर लिया? अब आपने इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में देखा। सो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर फोर्स के डायरेक्शन में देख लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? दैट विल बी ए कॉस थीटा, ये बन जाएगा। अब इस लाइन पे इक्वेशन लग जाएगी। ये क्या है? अलोंग दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एक्सेलरेशन कितनी है? ए कॉस थीटा। क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? वैसे अगर आप इसकी इक्वेशन लिखते हो, किसकी? ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा। कॉस थीटा लिख दिया मैंने। थीटा कितना एंगल है? थीटा है। इसका कंपोनेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। और जो एफ कॉस थीटा है वो उसको एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एफ कॉस थीटा इक्वल टू मास, कितना मास है? एम, एंड इनटू एक्सेलरेशन। अब भी सही हो गया। क्या सही हो गया? कि भाई देखो, जो फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहां पर है? हॉरिजॉन्टल। तो फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है वहां पे, कितना? एफ कॉस थीटा, जो कि उसको मूव कर रहा है। कीपिंग दीज टू थिंग्स इन माइंड, दो बातों को हमने रखा, एक ये ए कॉस थीटा और एक ये इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन को डील करेंगे, फिर बातों को समझते हैं। ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम है। क्या हो रहा है? ये दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं। अब ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एम बी इंटू जी, और ये ब्लॉक जो है ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। जबकि उस पर एक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो एंगल पर है। तो स्ट्रिंग सेम है, आइडियल है, सारी कंडीशंस आइडियलिस्टिक हैं, तो टेंशन की वैल्यू सेम ही आ रही है। इस पे ऊपर और इस पे इधर सेम टेंशन है, और टेंशन एंगल पे लग रही है। टी का कंपोनेंट ले लोगे, इस पे इधर आ जाएगा टी का कंपोनेंट, कितना आ जाएगा? टी कॉस 37। और इसकी एक्सेलरेशन इधर है, कितनी? ए। इसकी एक्सेलरेशन, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? टी कॉस 37 इज इक्वल टू मास ऑफ इट इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसकी इक्वेशन इधर आ गई। वेरी गुड। इसकी इक्वेशन क्या है? ये नीचे जा रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है? ए बी। हम देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा सेम नहीं आती है, तो मैंने अभी डिफरेंट लिया। अगर सेम आएगी तो देख लेंगे, नहीं आई तो वो भी देख लेंगे। तो ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे। इसका मतलब इसका वेट ज्यादा होगा तभी नीचे जा रहा है। सो एम जी माइनस ऑफ टी, टेंशन सेम है, स्ट्रेंथ सेम, एम जी माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एम इंटू ये कहां लग रही है? नीचे लग रही है। एम जी माइनस टी इज सपोज टू बी इक्वल टू एम इंटू ए। करेक्ट है? ओके, चलो ये भी सही है, ये भी बात हमें समझ में आ जाती है। ओके, पर एक्सेलरेशन का क्या करें? क्या एक्सेलरेशन दोनों की सेम है? मैंने कहा बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? बात बहुत आसान है, बात बिल्कुल आसान है। ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? ए। और ये वाला जो ब्लॉक है ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है। इनको कनेक्शन कौन दे रहा है? स्ट्रिंग। ऐसे ये कनेक्शन दे रहा है स्ट्रिंग, पुली के थ्रू। डायरेक्शन चेंज हो रही है, पुली के थ्रू ये काम हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे? अलोंग द स्ट्रिंग देखें ना एक्सेलरेशन। जितना ये वाला हिस्सा जितना नीचे जाएगा उतना ये वाला हिस्सा इधर मूव करेगा। ये तो स्ट्रिंग का कनेक्शन है ना। तो जिस रेट से ये नीचे जाएगा, मतलब मान लो कि ये डेल्टा वाई इधर नीचे गया, तो ये डेल्टा वाई अलोंग द स्ट्रिंग उधर जाएगा। यही होगा ना। पर आप तो इसको देख रहे हो, डेल्टा एक्स, मूवमेंट तो उसकी एक्स पर है, डेल्टा एक्स। समझ आ रही है? तो आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को रिलेट करो। तो आपने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को रिलेट करा कैसे? इस एंगल से कर। सो क्या आएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। व्हाट इज कॉस थीटा? इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई रिलेशन आ गया ना आपको? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब डेल्टा एक्स जितना मूव कर रहा है, डेल्टा वाई जितना मूव कर रहा है, वो तो सेम नहीं आ रहा। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू सेम नहीं है। सो डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल्टा वाई। तो फिर उनमें रिलेशन क्या है, कैसे ढूंढे? सो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमने देखनी कहां पर है? अलोंग द स्ट्रिंग। तो इस एक्सेलरेशन को अलोंग द स्ट्रिंग रिजॉल्व कर दो, जैसे मैंने पहले बताया। इसको रिजॉल्व करो, इधर एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अब अलोंग द स्ट्रिंग जो एक्सेलरेशन है उसको सेम कर दो।
सो एक्सेलरेशन ए cos थीटा दैट बिकम्स इक्वल टू एक्सेलरेशन बी, ये आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी बिटवीन द टू एक्सेलरेशंस, और इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सपोज टू बी द कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन, कि जितना डेल्टा वाई वो ब्लॉक उस डायरेक्शन में अगर मूव करता तो इधर ये ब्लॉक उतना नीचे मूव करता, ये तो अंडरस्टूड है। पर आप गलती क्या कर लेते कि आप ए को ए बी के बराबर ले लेते, ले ही नहीं सकते, क्योंकि ए एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है। तो आपको देखना क्या है, द डिस्प्लेसमेंट्स अलोंग द स्ट्रिंग। तो फिर क्या करेंगे हम जो भी एक्सेलरेशन है उनको अलोंग द स्ट्रिंग क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, फिर उन एक्सेलरेशंस को रिलेट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल हो गया है, राइट? इस तरीके से सिंपल आउट हो गया। किसकी एक्सेलरेशन अगर इधर है a1 और इसकी एक्सेलरेशन अगर a2 इधर है, तो ये ऑलरेडी अलोंग द स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ऑलरेडी अलोंग द स्ट्रिंग है। ये अलोंग द स्ट्रिंग नहीं थी तो एंगल देख लोगे, इसका कंपोनेंट ले लोगे, दैट इज a1 cos थीटा, और अब ये जो एक्सेलरेशन है ये अलोंग द स्ट्रिंग आ गई। अब आप इनको इक्वेट कर लो, अब तो अंडरस्टूड है। अब वो a2 जिस रेट से नीचे जाएगा ये भी उसी रेट से जाना चाहिए। इसका मतलब अब हमें समझ में आता है कि a2 की वैल्यू a1 cos थीटा के बराबर है, और a2 की वैल्यू a1 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेम अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है। सिंपल, सिंपल हो गया। और ये वेलोसिटीज का भी होता तो वेलोसिटीज का भी ऐसे लिख लेते, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपका वेलोसिटी का होगा तो फिर आप सेम करोगे। मान लो कि इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे v2 है और इसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में v1 है ऐसे, तो फिर से ये एंगल चेक करोगे, इसका कंपोनेंट चेक करोगे कितना आएगा v1 cos थीटा, और फिर क्या करोगे, ओ सर फिर से इसको इससे अलोंग द स्ट्रिंग इक्वेट कर लेंगे। सो अलोंग द स्ट्रिंग इक्वेट करके यू विल गेट v1 cos थीटा एज इक्वल टू v2। ये वेलोसिटी का आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का होगा तो भी सेम लिख लोगे, x1 cos थीटा इक्वल टू x2। तो समझ में आ रही है, x1 cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, x2। क्लियर है जी, अंडरस्टूड है, समझ में आ रही है। तो फोर्स का बिहेवियर डिफरेंट देखा और एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट अलग देखी। तो अब हमारे को थर्ड इक्वेशन मिल गई है, दैट इज a cos थीटा एज इक्वल टू ab। नंबर ऑफ वेरिएबल चेक करो, एक तो एक्सेलरेशन a वेरिएबल है, एक्सेलरेशन b वेरिएबल है, और आपकी टेंशन वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए थे, मिल गई। अगर नॉर्मल एटवुड मशीन का क्वेश्चन था तो सौखा था, नॉर्मल बिल्कुल सौखा था, दोनों के एक्सेलरेशन सेम आ रहे थे। इसमें दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं आ रही, राइट? ये फर्क है एटवुड मशीन और इसमें। और वहां भी एक्चुअली में एक्सेलरेशन सेम नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में सेम होती है, डायरेक्शन में सेम नहीं होती। अब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बना के कर लेते हैं। तो बी का मास हम रख लेते हैं 10 kg और ए का मास रख लेते हैं 5 kg, और अब उसको न्यूमेरिकल बना के सॉल्व कर लेते हैं। और थीटा तो हमें क्योंकि 37 डिग्री पहले से गिवन है, तो चलो सॉल्व करो। t cos 37 इक्वल टू t cos 37, cos 37 कितना हो गया 4/5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना लिया हमने इसका 5, और इंटू एक्सेलरेशन कितनी a। सो a लिख लेते हैं, दैट इज एन एक्सेलरेशन। ओके, अब दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं mb कितना लिया हमने 10, सो 10 इंटू जी, तो 100 लिख ले। माइनस ऑफ t इज इक्वल टू मास कितना है इसका 10 इंटू एक्सेलरेशन, वो कितनी है ab, पर ए बी की जगह हम ए cos थीटा लिख लेते हैं। सो दैट इज ए इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना है cos 37, cos 37 कितना है 4/5 ये आ गया। नाउ आई थिंक द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। अब आप इसको आराम से कर सकते हो। यहां से t की इक्वेशन, t की वैल्यू कितनी आ गई, इसको डिलीट कर दो, जगह बन जाएगी थोड़ी। तो यहां से t की वैल्यू कितनी होगी, t बिकम्स 25/4 इंटू ए। यहां प्लेस कर देता हूं 100 इज इक्वल टू टी, राइट साइड चला जाएगा। सो 25/4 ऑफ ए प्लस 8 ऑफ ए, सो दैट्स 4 इंटू ए 32 प्लस 25 57/4 of a. So therefore the value for the acceleration of a that becomes 400/57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a की एक्सेलरेशन आ जाएगी। डेटा अगर थोड़ा सेट करेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 1 kg 2 kg मास से ले लो तो थोड़ी सौखी वैल्यूज आ जाएंगी कैलकुलेशन में, पर हमने सौखापन नहीं देखना, हमने इक्वेशन देखनी थी, समझ में आ गई। 3 इक्वेशन है और बहुत आराम से सॉल्व हो रही है। सॉल्व करके इससे दिखाई वैल्यू से आपको लगेगा सर ये डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी, ज़्यादा नहीं आ रही, आराम से सॉल्व हो गई।
ए की वैल्यू आ गई है, फिर ए बी भी मिल जाएगा। ए बी कितना है, ए कॉस थीटा, ए बी की वैल्यू निकालो, ए कॉस थीटा, ए कितना है 400/57, और कॉस 37 कितना होता है 4/5। सो ये आपका 5 इंटू कितना 80 हो गया। सो 80 इंटू 4 कितना हो गया 320। सो 320/57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू आ गई। और क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, इक्वेशन में डाल दो 25/4 इंटू ए, यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी थी 400/57, सो ये 100, सो 2500/57 न्यूटन्स, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। So we got a new constraint. And the new constraint we have seen that what is to be done. What is to be done? We need to resolve it along the string. इसका प्रूफ दिखाता हूं मैं। It's known as a string constraint. क्या बोलते हैं इसको, string constraint बोलते हैं, और ये बहुत आसान है, देखना ध्यान से। ये मैंने क्या लिया, एक स्ट्रिंग ली। कैसी स्ट्रिंग है, आइडियलिस्टिक स्ट्रिंग। आइडियल मतलब उसकी लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। वेरी गुड। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 लिख रहा हूं, इसकी v2 लिख रहा हूं, दो एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग है, एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। ये लाइन है अलोंग द स्ट्रिंग, लिख दो अलोंग द स्ट्रिंग। ये एंगल एज्यूम कर लेता हूं θ1, ये एंगल एज्यूम कर लेता हूं θ2। डन। अब मैंने क्या करना है, द कॉम्पोनेंट्स अलोंग द स्ट्रिंग चेक करना है। इसका कॉम्पोनेंट आ गया v1 cos θ1 और इसका कॉम्पोनेंट आ गया v2 cos θ2। अलोंग द स्ट्रिंग देखना, सिर्फ अलोंग द स्ट्रिंग। अब कंडीशन लेते हैं, केस वन इज v1 cos θ1 इज ग्रेटर देन v2 cos θ2। ये आपने कंडीशन ले ली, ठीक है, कंडीशन ले ली। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉसिबल हुआ तो जो पीछे वाला पॉइंट है, पॉइंट 1, वो 2 के रिस्पेक्ट में ज्यादा तेज भागेगा, और अगर 1 वाला पॉइंट 2 के रिस्पेक्ट में ज्यादा तेज भागेगा तो उनके बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा, और अगर 1 और 2 के बीच का सेपरेशन कम हो गया तो जो बीच की स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी। सो द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक। तो स्ट्रिंग बिकम स्लैक, तो फिर क्या हो गया, क्या नुकसान होता है, कुछ नुकसान नहीं होता, टेंशन जीरो हो जाएगी। स्लैकनेस में टेंशन कितनी होती है, जीरो। सो देयर विल बी नो कनेक्टेड मोशन, और हमारा आर्टिकल कनेक्टेड मोशन का है। हम एक पे फोर्स लगा के दूसरे को मूव करवाते हैं, ये हमारा आइडिया है। तो ये आइडिया ही खत्म हो जाएगा, ये कनेक्टिविटी है ही नहीं। तू कौन मैं कौन, वन अलग टू अलग, वन अलग टू अलग, तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये आइडिया हमारे कंस्ट्रेंट का नहीं है। कंस्ट्रेंट का मतलब कनेक्टिविटी है, कनेक्टेड मोशन है, बाउंडेशन है कि एक को मूव करेंगे दूसरा भी मूव करेगा, किस प्रकार वो हमें ढूंढना होता है। केस नंबर 2 ले लेते हैं। हम ऐसा सोच लेते हैं भाई, ऐसा हो रहा है v2 cos θ2 जो है वो v1 cos θ1 से ज्यादा है। कौन सी वेलोसिटी चेक करो, अलोंग द स्ट्रिंग। तो v2 cos θ2 मतलब 2 वाले की जो स्पीड है वो 1 वाले से ज्यादा है। 2 वाला तेजी से भागेगा, 1 वाला स्लो। 2 वाला तेजी से आगे, 1 वाला स्लो, धागा टूट जाएगा। होगी 2 वाला आगे भाग गया तेजी से, 1 वाले की उसने कदर ही नहीं करी। हाथ पकड़ के भाग रहे हो, सोचो, अब आगे वाला तेज भागने लगे तो क्या होगा, हाथ छूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। तो क्या होगा, स्ट्रिंग गेट्स स्नैप्ड। स्नैप मतलब पता ही आपको। सो स्ट्रिंग ब्रेक्स मतलब गायब, टेंशन फिर से गायब हो गई। सो वंस अगेन देयर इज नो कनेक्टेड मोशन। तो आइडिया बर्बाद है ना, कनेक्टिविटी का आइडिया ही नहीं है, फिर क्या फायदा, आइसोलेशन में थोड़ी जीना है। तो फिर हमारा केस नंबर 3 इज व्हाट रूल्स द आइडिया। So what is a case 3 my friends, that is v2 cos θ2 should be equal to v1 cos θ1। फिर क्या होगा, फिर सब कुछ मजेदार होगा, स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी। जितनी रेट से 2 आगे जाएगा उतनी रेट से 1 आगे जाएगा, तो स्ट्रिंग की लेंथ है वो सेम रहेगी। मतलब टेंशन भी बनी रहेगी, कनेक्टेड मोशन भी बना रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग का आइडियल बिहेवियर भी बना रहेगा। मतलब इनएक्सटेंसिबल रहेगी, ना उसकी लेंथ बढ़ेगी ना उसकी लेंथ कम होगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी। एंड दैट्स व्हाट इज नोन एज अ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सो दैट्स योर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। व्हाट इज इट, v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। इसको स्टेट करना चाहोगे, बिल्कुल, फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग मतलब द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज मस्ट बी सेम along the string जो component of velocities है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब यही बात आप एक्सेलरेशन पे ले जाओगे, आगे ले जाओगे, तो सेम आइडिया यहां पर आ रहा है। The same thing has happened over here, that we have done exactly the same over here. So we have done exactly the same over here कि हमने यही रिलेशन लगाया है, v1 cos θ is equal to v2। हमने along the string component को क्या कर दिया है,
सेम कर दिया है। क्लियर है जी, अंडरस्टूड है, राइट। सो लेट्स फोकस अपॉन अनदर सच काइंड ऑफ ए क्वेश्चन, एन ईजियर सच काइंड ऑफ ए क्वेश्चन, इसके साथ में ही कराना पसंद करूंगा। सो ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, मिल जाएगा आपको, बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। Where it says in the arrangement shown in the figure, ends P and Q of an unstretchable string move downwards with the uniform speed of u. And pulleys A and B are fixed, mass M moves upward. वो कह रहे एंड P और Q को हमने नीचे खींचा कितनी स्पीड से, U से, तो ये वाला जो मास है वो ऊपर मूव करेगा, तो कितनी स्पीड से मूव करेगा, वो स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सूखा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। आपने जो लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिंग है उसको ले लो, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड हो गए, ठीक है ना। अब ये ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से, v से, और ये इधर जा रहा है कितनी स्पीड से, u से। तो हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग चेक कर लेना है। तो ये जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी अलोंग द स्ट्रिंग है, ठीक है ना, लेकिन ये जो वेलोसिटी है v, ये अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है। तो उसके लिए एंगल आपको गिवन है थीटा, आप उसका कॉम्पोनेंट ले लो अलोंग द स्ट्रिंग, मिल गया आपको, कितना मिल गया, v cos थीटा। तो अब जो अलोंग द स्ट्रिंग है वेलोसिटी को इक्वेट कर दो। सो इस वजह से जो v cos थीटा है वो कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। सो देयरफॉर द v बिकम्स इक्वल टू u अपॉन cos थीटा, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। दैट्स वर्क्स एज b पार्ट। आप अगर राइट साइड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, इधर से अगर आप करते हो तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ये नीचे स्पीड u से आप खींच रहे हो और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ब्लॉक v स्पीड से, तो उसकी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है। और लॉन्ग द स्ट्रिंग क्यों लेनी होनी थी, उसके लिए मैंने आपको पूरी डेरिवेशन करके अभी दिखाई है कि आपको क्या करना पड़ता है। इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रिंग को मेंटेन करने के लिए द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग को इक्वेट करना होता है। इसका कंपोनेंट इधर कितना आ रहा है, v cos थीटा आ रहा है। सो फिर से v cos थीटा इज इक्वल टू u, ये कहाँ देख रहे हो आप, यू आर वॉचिंग दिस अलोंग द स्ट्रिंग। सो अलोंग द स्ट्रिंग द वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी सेम। तो ये दोनों एंड्स हैं स्ट्रिंग के, और दोनों एंड्स पे आपको जो वेलोसिटी कंपोनेंट है सेम रखने हैं, पर कहाँ पे, अलोंग द स्ट्रिंग, ALONG, along the string. So you're getting the same result, that is v is equal to u upon cos theta. Sometimes the option can also be written as u secant theta, can be also be the result. So that's what we wanted to learn in this particular constraint. हमने इस constraint को सीख लिया है। okay? हर क्वेश्चन में constraint यूज नहीं होता है, कई बार क्वेश्चन बिना constraint के भी इजीली हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, what's this? It says there are pulleys and the string shown in the figure are smooth and of negligible masses, है ना, सब कुछ आइडियलिस्टिक है। And then for the system to remain in equilibrium, what should be the angle theta? System equilibrium में angle theta की वैल्यू निकालनी। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। सो नेट फोर्स को जीरो रखना, तो सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन देखनी पड़ती है, इसमें तो वो भी नहीं देखेंगे, देखो इसमें टेंशन और इसमें टेंशन सेम आएगी। और टी की वैल्यू किसके बराबर है, एमजी के बराबर है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में भाई नेट फोर्स जीरो है ना, तो टी एमजी के बराबर हो गया। अच्छा, तो इधर भी तो एमजी है नीचे, तो ऊपर टी होना चाहिए, सेम टेंशन आनी चाहिए। हालांकि वो स्ट्रिंग अलग है, वो स्ट्रिंग अलग है, तो सेम आनी चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो स्टेशनरी है ना, तो इसका भी नीचे वजन एमजी है, ऊपर टेंशन सेम आनी चाहिए। सो टी यहाँ पे भी एमजी के बराबर है, वेरी गुड। अब ये वाली स्ट्रिंग जो है वो यहां तक है, तो इसमें भी टेंशन सेम आ गई, सेम स्ट्रिंग है, वेरी गुड। अब रूट टू एम की फ्री बॉडी चेक कर लेते हैं। तो जो रूट टू एम है उस पर यहां से भी टेंशन है और यहां से भी टेंशन है, सेम आ रही है। और ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये भी थीटा है, सिमेट्री से देख लो डायग्राम, ये भी थीटा ही आएगा ना सिमेट्री से, दोनों साइड बिल्कुल खूबसूरती से सेम है डायग्राम। और ये वेट नीचे लग रहा है कितना, रूट टू एम जी। टी को ऊपर रिजॉल्व करो, ये कॉम्पोनेंट कितना हो गया, टी कॉस थीटा, इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा, टी साइन थीटा। रिजॉल्विंग तो आती है अपने को, जिधर एंगल कंटेन होता है उधर वाला कॉस होता है, सेम इधर इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, टी कॉस थीटा, और इस तरफ कितना आएगा, दैट इज टी साइन थीटा। सही है कि नहीं है, तो टी साइन थीटा कैंसिल, ऊपर वाली फोर्स से नीचे वाले को बैलेंस कर लेंगे। सो ट्वाइस ऑफ टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू रूट टू एम जी, आ जाएगा। है कि नहीं बढ़िया, बिल्कुल सही है ना सर। वो दोनों जो टी है उनका रिजल्टेंट उधर ही आएगा ना, पैरेललोग्राम लॉ से। सो ट्वाइस ऑफ टी कॉस थीटा किसके बराबर, रूट टू एम जी। क्यों बराबर करा, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है, मूव ही नहीं कर रहा है सिस्टम, तो तीनों ब्लॉक मूव नहीं कर रहे, तो तीनों की अलग अलग फ्री बॉडी से हमने फोर्सेस इक्वेट कर दी। और टी कितना है, एम जी है, प्लेस करो यहाँ पे टी की वैल्यू एम जी। सो दैट इज ट्वाइस ऑफ एम जी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू एम जी। खत्म क्वेश्चन, एम जी कैंसिल,
कॉस थीटा हो गया अपना √2/2, ये होता है 1/√2, सो थीटा हो गया कितना 45 डिग्री आपका रिजल्ट आ जाता है। That's a value for your angle with the vertical. ये पूछा हुआ है what should be the angle theta. So easily done है क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। There is a block of mass 100 kg set into motion on a frictionless horizontal surface with the help of the frictionless pulley and a rope as shown. तो कह रहा है कि what horizontal force should be applied to produce in the block an acceleration of 10 centimeter per second square. सो ब्लॉक की एक्सेलरेशन इधर आएगी, डेफिनेटली खींचा तो इधर ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि रोप पुल करिए, तो रोप क्या होती है? वो एजेंट होती है, उसमें क्या आती है? टेंशन आती है। तो जो टेंशन है वो इस ब्लॉक को इधर खींचेगी, तो ब्लॉक की इक्वेशन आ जाएगी T एज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक जो कि 100 है, एंड इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 10/100 लिख लेते। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 न्यूटन आ जाती है। क्लियर है ना? एक्सेलरेशन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, उसको मैंने कन्वर्ट करके मीटर में कर दिया, सो 10/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, मल्टीप्लाइड बाय द मास। सो टेंशन 10 आ गई स्ट्रिंग में। कौन सी स्ट्रिंग में? इस वाली स्ट्रिंग में। पर फोर्स वहां अप्लाइड नहीं है, फोर्स यहां अप्लाइड है। दैट्स द वैल्यू फॉर द फोर्स। तो पुली की फ्री बॉडी बनाए? बिल्कुल बनाता। अब ये जो फोर्स अप्लाइड है उसकी वजह से इस वाली स्ट्रिंग में, लाल वाली स्ट्रिंग में, पिंक वाली स्ट्रिंग में, इसमें टेंशन आएगी, इसमें टेंशन आएगी ना। अब ये जितनी टेंशन है वो कितनी है? वो तो एफ के बराबर ही आएगी। जितनी हम खींचेंगे उतनी टेंशन आएगी। इसका मतलब ये भी एफ के बराबर होगी, है ना। तो अगर ये एफ के बराबर है तो ये तो स्ट्रिंग सेम है, तो इसमें भी टेंशन सेम आएगी, तो ये भी एफ के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। सेम स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम रहेगी, और जितनी फोर्स से खींचेंगे उतनी टेंशन आएगी। तो हमने एफ फोर्स से खींचा मान लो, तो स्ट्रिंग में उतनी ही टेंशन आ गई, नहीं तो स्लैक होती। हमने खींचा तो टॉट आ गई, और टॉटनेस से उतनी टेंशन डेवलप होगी। और फिर अगला, ये पूरी स्ट्रिंग सेम है जो घूमी हुई है पुली के ऊपर, तो उस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम आएगी, बढ़िया होगी। और इस तरफ ये टेंशन कनेक्टेड है, जिसका पेयर जो है वो हमने इसके ऊपर देख लिया, ब्लॉक के ऊपर। तो ये इस पुली की फ्री बॉडी आ जाती है। अब ये जो पुली की फ्री बॉडी है उसमें लेफ्ट साइड पे फोर्स कितनी है? ट्वाइस ऑफ एफ, है कि नहीं? लेफ्ट साइड पे फोर्स कितनी है? ट्वाइस ऑफ एफ। और राइट साइड पे कितनी है? टी। करेक्ट है। सो इसका मतलब टी जो है वो कितनी है? ट्वाइस ऑफ एफ। टी कितना है? ट्वाइस ऑफ एफ। खत्म है फिर क्वेश्चन, आई थिंक सो। सो इसका मतलब टी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एफ है, तो एफ कितना हो गया? T/2। सो T/2, टी कितना है? 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2, सो फोर्स कितनी आ गई? 5 न्यूटन आ गई। तो 5 न्यूटन फोर्स लगाओगे वो मूव कर जाएगा। सो वेरी सिंपलिस्टिक सा बिहेवियर है, मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन का बिहेवियर क्या है कि आपने यहाँ पे फोर्स लगाई एफ, ये इधर फिक्स है, तो क्या होगा? इसमें सेम फोर्स डेवलप होगी, वो भी खींचेगी स्ट्रिंग ना, दीवार से तो है पर आप खींच रहे हो तो इसमें भी स्ट्रेच आएगा, सेम आएगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें टेंशन कितनी आएगी? डबल हो जाएगी। सो कितनी हो जाएगी? 2F हो जाएगी। तो ये आपकी 2F होगी, क्योंकि पुली तो एक्सेलरेट करनी थी, पुली तो आइडियल है, तो उसको पता राइट साइड फोर्स और नेट साइड फोर्स कितनी रहेगी? सेम रहेगी। मूव कर रही है पर नेट फोर्स तो जीरो ही आ रही है, क्योंकि मासलेस है तो मास जीरो हो गया। हालांकि एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो, लेकिन में फोर्स का फीचर नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मास नहीं है। सो 2F राइट साइड, 2F लेफ्ट साइड, नेट फोर्स जीरो, सही है, क्योंकि मास ही नहीं है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और इधर ये 2F इधर लग रही है जो इस ब्लॉक को खींच रही है। सो दैट्स व्हाट इजीनेस ऑफ द क्वेश्चन इज। So that means you could have written like this output, 2F is equal to m into a. So F कितना आ जाता है? ma/2 आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, okay, सेम बात। मास की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। सो वी गेटिंग द आंसर एज 5 न्यूटन। सो इजीली डन एज एन क्वेश्चन। बिल्कुल एक इसके जैसा एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल इसके एक सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। है मेरे पास एक क्वेश्चन, बिल्कुल ये देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस ब्लॉक पे फोर्स किधर लगाइए? टुवर्ड्स द लेफ्ट, इधर। स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी टुवर्ड्स द राइट, पर सेम टेंशन इसमें भी आएगी क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, इसमें टी इधर आएगी। अब इसकी फ्री बॉडी पे टी कहां लग रही है? टुवर्ड्स द राइट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? टी इक्वल टू 1.5 इंटू ए। सो काइंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल एटवर्ड मशीन होगी। देखो
ये राइट को मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन है और ये लेफ्ट को मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन है। वो जितना आगे जाएगा ये उतना लेफ्ट को जाएगा, वो उतना राइट को, ये उतना लेफ्ट को। सो हॉरिजॉन्टल एक्टिव मशीन की तरह बनती है। अब जो नीचे वाला ब्लॉक है उसकी फ्री बॉडी में F माइनस टी इज इक्वल टू 7.5 इंटू आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि F ज्यादा होगा ना टी से, तभी तो वो लेफ्ट को मूव करेगा। बस ये दो आपकी इक्वेशन आ गई। F की वैल्यू अगर गिवन होगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल अपने आप तो मूव करने से रहा ना, वर्टिकल तो ग्रेविटी से मूव कर जाता है, और हॉरिजॉन्टल के लिए तो फोर्स लगानी पड़ेगी ना, और F की वैल्यू टी से ज्यादा आनी चाहिए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, टी कितना है 1.5 इंटू ए, तो टी एंड टी कैंसिल, सो एफ कितना आ गया, और 7.5 प्लस 1.5 इंटू ए, सो दैट बिकम्स इक्वल टू 10 इंटू ए। नहीं, 7.5 प्लस 1.5 कितना होता है? 9 होता है। सो यू गेट दिस वैल्यू एज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 9 इंटू ए। अब फोर्स की वैल्यू गिवन होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। So we have done today an article of the connected motion, basically connected motion है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने connected motion किया था, अभी भी हमने connected motion ही करा है। दिस इज द सेम एज ए connected motion, पर एक स्पेशल connected motion देखा जिसको हमने एक मशीन का नाम दिया एटवुड मशीन। अब एटवुड मशीन के रिजल्ट हमने बना लिए, फोर्स ऑन द क्लैंप भी बना लिया, स्ट्रिंग में टेंशन भी बना लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल ली, ये भी सीखा कि उसमें कंस्ट्रेंट कैसे यूज हो रहा है, पर वो सिंपलिस्टिक हो गया था। फिर धीरे धीरे हमने क्वेश्चन के लेवल्स को आगे बढ़ाया, मॉडिफाइड एटवुड मशीन देखनी शुरू करी। और बेसिक आर्टिकल सिर्फ एटवुड मशीन का नहीं है। बेसिक आर्टिकल किसका है? टेंशंस एंड एक्सेलरेशंस का, पुलीज का। पुली क्या करती है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को चेंज करती है। तो बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करें हमने इसमें, और भी क्वेश्चंस हैं इसके। इन वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन को आप खुद फिर से दोबारा से सॉल्व करेंगे, दोबारा से एक एक क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस जो हमने बना के देखी उनको आप देखेंगे। दो तरीके की कंस्ट्रेंट दिखाई मैंने आपको, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दिखाई जिसमें हमने वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स अलोंग द स्ट्रिंग को सेम करा, और दूसरा मैंने आपको एक एवरेज वाली पॉइंट मेथड दिखाया था। उस पॉइंट मेथड में आपने देखा था कि इधर एक्सेलरेशन A1 है, इधर A2 है, तो सेंटर की कितनी होगी? एवरेज आ जाएगी। सो A1 प्लस A2/2 होगी, तो उसको हमने A3 बोल दिया था। ठीक है, तो ये दोनों कंस्ट्रेंट मैंने आपको आज कराई। उससे आपको पता चला कि हर वक्त हर ऑब्जेक्ट की, हर पार्टिकल्स की जो आपस में कनेक्टेड है उनकी एक्सेलरेशन सेम नहीं आती। मल्टीपल पुलिस अगर हम यूज करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एंगल पे फोर्सेस लगाएंगे तो फिर आइडिया चेंज हो जाएगा। तो ये सारी बातों के ऊपर हमने ध्यान लगाना शुरू करा, समय लगाया हर एक क्वेश्चन के ऊपर, ताकि एक एक बात मुद्दे से समझ में आए। सो प्लीज डू ऑल द क्वेश्चंस वंस अगेन बाय योरसेल्फ। एक बार कॉपी में आराम से एक एक क्वेश्चन को दोबारा करिएगा। फिर मिलेंगे हम दोबारा। कीप ऑन वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स और आगे बढ़ेंगे, और कंस्ट्रेंट इक्वेशंस भी आएंगे। कंस्ट्रेंट का बेसिक मतलब डरना मत कंस्ट्रेंट्स। मैं अलग से भी कंस्ट्रेंट मोशन की क्लास लगाऊंगा, वो लगाऊंगा मतलब और लेवल वाले क्वेश्चंस की। पर कंस्ट्रेंट मोशन हर एक क्वेश्चन में यूज होता है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन है डिफिकल्ट आर्टिकल होगा, बुक्स में तो मेंशन ही नहीं है। आप एसएल करेंगे या कोई स्कूल लेवल बुक करेंगे, आपको उसके अंदर मेंशन ही नहीं होगा, तो आपको लगेगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं है। अब वहां पे देखना, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसके अंदर मल्टीपल पुली होगी, तो सिंपल से ना चुपके से बोल देंगे इसकी ए है, उसकी A/2 एक्सेलरेशन। अब आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि वो कहां से आई, तो वो मैंने समझाया। तो एक्चुअल सिंपल क्वेश्चन में भी कंस्ट्रेंट यूज होती है, पर हमारे दिमाग में कहीं से कुछ भर जाता है कि नहीं यार तो मुश्किल है, कॉम्पिटेटिव है, एडवांस है, ऐसा है। ऐसा होता नहीं है। हर क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है, हर क्वेश्चन में, क्योंकि हर क्वेश्चन में कनेक्टेड मोशन है, तो हर क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है। देखना पड़ता है, अर्जुन की निगाह रखनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है। ठीक है, चलो, विद दिस कॉन्फिडेंस वी वाइंड अप दिस पर्टिकुलर लेक्चर। बाय एवरीवन।